स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 12 लाइट। देखिए इस चैप्टर की मैंने एक समरी वीडियो डाली हुई है जिसमें कि सारे की पॉइंट्स बता रखे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं, वो सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन वहां पर मैंने दे रखा है। वो जाकर आप पहले देखेंगे तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू योर बुक। लुक एट द पिक्चर शोन अबव। वी सी नॉट ओनली द ओरिजिनल मॉन्यूमेंट इटसेल्फ बट आल्सो इट्स पिक्चर इन द वाटर। द पिक्चर इन द वाटर सोर्स एज वी नाउ नो इज ड्यू टू द फिनोमिना नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए स्टूडेंट, एज अ टीचर मैं आपको बताती हूँ डीएवी में कभी भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट बुक से नहीं पूछे जाते हैं, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी बच्चों के इसमें मार्क्स जो है कटते हैं। फिफ्थ ऑनवर्ड जो है डीएवी के एग्जाम एज इट इज बुक से कभी भी कॉपी नहीं होते हैं, एज इट इज बुक वाले क्वेश्चन आंसर नहीं दिए जाते हैं, वो थोड़े से जो है आपको मॉडिफाई करके दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं अगर ये चैप्टर आप डिटेल में समझते हैं तो। आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो टर्म होती है, वो दोनों टर्म मैं आपको यहां पे बताने वाली हूं। अब पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अब ये मोन्यूमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, हमें यहां पर बिल्कुल साफ ये मोन्यूमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी एक जो इमेज है वो हमें वाटर के अंदर भी दिखाई दे रही है। वो किस वजह से दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए एक लाइट जो है, जो कि एक ओरिजिनल यहां पर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी एक रे ऑफ लाइट कहां पर पड़ रही है, एक पॉइंट पर पड़ रही है, किसी भी चमकीले सरफेस पे पड़ रही है, चाहे वो मिरर हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, वो आपका वाटर है, कोई भी चीज है जिसके ऊपर की वो रे ऑफ लाइट पड़ रही है, तो उसे कहा जाएगा इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद जब वो दोबारा से आपको चीज दिखाई दे रही है, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। आपको कोई भी चीज किस लिए दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो आपका मिरर होता है उसके ऊपर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ये है प्लेन मिरर आपका, इसके ऊपर क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। लाइट रे यहां से आ रही है और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जो कि आपको दिखाई देती है एज अ इमेज। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई लेंस है, मान लीजिए कोई भी लेंस है, उसमें से क्या होती है, आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, वहां से वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो आगे जाके उसको पास कर जाएगी उस लेंस को, और फिर जो है जो पास कर जाती है उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे में क्या है, वो पास कर गई है उस लाइन को, चाहे तो वो एक पॉइंट से काफी सारी रेज अलग अलग जगह पर पास ऑन कर गई है लेंस से, तो उन्हें कहा जाएगा डाइवर्जिंग, मतलब वो स्प्रेड हो रही है आगे जाके, और या फिर कई सारी रेज आ रही हैं और वो आगे जाके जो है मिल रही हैं, उसे कहा जाता है कन्वर्जिंग। तो ये होती है रिफ्रैक्शन और ये होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक, कि किसी चमकीले सरफेस पे जाके वो बाउंस बैक कर रही है, मतलब कि वापस आ रही है टकरा के वहां से, तो ये होती है रिफ्लेक्शन आपकी। और जब वो पास कर जाए उस सरफेस को, उस लेंस को, तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। तो होप सो आपको ये दो चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो है आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ये किस वजह से दिखाई दे रही है, ये पिक्चर ये दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 दैट अ प्लेन मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। बिल्कुल हमने 6 क्लास में पढ़ा था कि एक जो प्लेन मिरर है, जैसे कि एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर कोई भी लाइट रेज पड़ती है तो वो क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक होकर चली जाती है, मतलब कि डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब जैसे ये इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये आगे पास तो नहीं कर रही है मिरर को, क्यों, क्योंकि मिरर के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, एक पीछे मेटलिक कोटिंग होती है, मेटलिक कोटिंग के कारण वो क्या होता है, वो वहीं पर जो है फिनिश हो जाता है, उसके बाद पास ऑन नहीं करती है लाइट। तो इसलिए वो लाइट क्या करती है, किसी भी प्लेन सरफेस पे जब पड़ती है प्लेन मिरर पे, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है वहां से। Such a change of direction by a mirror is due to the reflection of light by the mirror। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होती है, कोटिंग होती है आपकी मेटलिक कोटिंग, जैसे कि मान लीजिए मर्क्यूरी कोटिंग होती है यहाँ पर, तो मर्क्यूरी कोटिंग होने के बाद क्या हुआ, वो शाइनी सरफेस जो है वहीं पर क्लोज हो गया, रेजिस्ट हो गया, अब उसमें से कोई रे पास ऑन नहीं कर सकती, लाइट वहां से पास नहीं कर सकती है। तो उससे क्या होता है, प्लेन मिरर के केस में आपकी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है, तो इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। सच अ चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट बाय द मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी और पॉलिश सरफेस। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है रेगुलर प्लेन रिफ्लेक्शन और एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, इस एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए वुड है, कर्व्ड मिरर है, टेबल है आपकी, बुक है आपकी, कोई भी ऐसे सरफेस जो कि बिल्कुल प्लेन नहीं है और शाइनी नहीं है, तो उस सरफेस पे जब आपकी रे ऑफ लाइट गिरती है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है, उसका ऐसा परफेक्ट नहीं है कि वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी जिस डायरेक्शन में वो आ रही है, तो इसे कहा जाता है इररेगुलर। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, जिसमें बिल्कुल पैरेलल लाइन आपकी बनेगी, जैसे ही आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है और वो किसी प्लेन सरफेस पे पड़ रही है। प्लेन सरफेस कौन सा हो सकता है, जैसे कि आपकी स्पून हो गई है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो गई है, मिरर हो गया है, सिल्वर हो गया है, तो उसमें क्या होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, वो शाइनी सरफेस होता है, तो उसमें क्या है, जब भी आपकी रे ऑफ लाइट आएगी और वो बाउंस बैक करेगी तो वो एक बिल्कुल पैरेलल लाइन बनाती हुई चलेगी, देखिए यहां पर जैसे दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सी होती है, जब आपका कर्व्ड सरफेस है, जब आपका प्लेन सरफेस नहीं है, शाइनी नहीं है, तो उस सरफेस पे जब रे ऑफ लाइट गिरती है आपकी तो किसी भी डायरेक्शन में जाती है, वो उसका एज परफेक्ट कुछ नहीं है कि एक रेगुलर पैटर्न बने, कि पैरेलल लाइन बने, तो वो पैरेलल लाइन नहीं होती है एक दूसरे के, तो इसे कहा जाता है इररेगुलर, इसे कहा जाता है रेगुलर। तो यहाँ पे ये वही डेफिनेशन बता रखी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन शाइनी और पॉलिश सरफेस, जैसे कि मिरर हो गया, स्टेनलेस स्टील प्लेट हो गई, स्पून हो गई है, उस पे जो आपकी रे ऑफ लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन होती है, उसे कहा जाता है रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। दिस इज बिकॉज लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी सरफेस इज वेल डिफाइंड ऑर्डरली मैनर एज दे ऑफन रिजल्ट इन अ क्लियर। यहाँ पे देखिए, अगर प्लेन मिरर होगा तो क्या होगा, वो शाइनी भी होगा, स्टेनलेस स्टील प्लेट है या फिर आपकी स्पून है, तो उसमें क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है वो, जिसके कारण रिफ्लेक्शन परफेक्ट होती है, मतलब जैसे कि आपकी रे आ रही है उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होकर वो जाएगी। ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, तो इस तरह से जाएगी, तो उसे कहा जाता है रेगुलर और प्लेन
रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड और इरेगुलर सरफेस ऑफन टेकन प्लेस इन अ इरेगुलर डिफ्यूज मैनर. और उसमें क्या होगा, इरेगुलर डिफ्यूज मैनर होता है, मतलब इसमें पैरेलल लाइंस नहीं बनती है. इसमें जब गिरेगी प्लेन सरफेस पे तो इस तरह से पैरेलल लाइन बनती हुई चलेंगी, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे आ रही है बिल्कुल वैसे ही आपकी बाउंस बैक होकर वो वापस रिफ्लेक्टेड रे जाएगी. इरेगुलर होता है, उसमें क्या होती है, एक रे इधर आ रही है, स्कैटर इधर हो रही है, एक इधर आ रही है, स्कैटर इधर हो रही है, तो इसमें कोई भी पैरेलल पैटर्न आपके नहीं बन रहे हैं, तो इसे कहा जाता है आपका इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. कैन यू नाउ गेस अबाउट दी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन विच हेल्प अस इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस. क्या आप बता सकते हैं अब कौन से टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो कि हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास में दिखाई देते हैं. आप देखिए कई चीजें हमें बुक का सरफेस होता है, या टेबल मान लीजिए हमारी है और वो थोड़ी शाइनी टेबल है, तो उसमें भी हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, लेकिन बिल्कुल प्लेन रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती हैं. जैसे कि इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कि वाटर एक जगह पर रुका हुआ है, स्टेडी है बिल्कुल, वाटर यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, तो उसमें क्या है, हमें माउंटेन की इमेज एज इट इज इसमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन जहां पर वेवी वाटर है, चलता हुआ पानी है, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये देखिए ये जो इमेज है वो बिल्कुल ब्लर्ड दिखाई दे रही है, हमें साफ इमेज नहीं दिखाई दे रही है. तो इसी तरह से आप देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिफ्लेक्शन प्लेन है और कौन सी आपकी इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. अब हम इमेज किस किस टाइप की बनती है ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के अंदर, उसकी कुछ एक्टिविटीज देखते हैं और जिससे कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगा सकें. प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब अपराइट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी. लेटरल इन्वर्जन होता है उसमें, मतलब लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देती है. सेम डिस्टेंस पे बनती है. मान लीजिए आप जो है आप यहां पर खड़े हैं और ये मिरर है आपका, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी आपकी यहां पर बनेगी, ऐसा नहीं है नजदीक बनेगी. जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज उतनी ही दूरी पर बनती है आपके प्लेन मिरर के केस में. वर्चुअल इमेज बनेगी. वर्चुअल का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है आपको दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप उसको स्क्रीन पे उतारना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पे नहीं उतरेगी, मतलब कि वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है. देन उसके बाद सेम साइज की इमेज बनती है, आपकी हाइट जितनी है, आपका साइज जितना है, आपको वैसी ही जो है अपनी इमेज जो है मिरर के अंदर दिखाई देगी. तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं की अब एक्टिविटी से हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं. एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक चेस बोर्ड लेना है. अगर आपके पास चेस बोर्ड नहीं है तो आप उसको पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं. देन उसके बाद आपको एक जो है वर्टिकली एक प्लेन मिरर जो है किसी भी वुडन की सहायता से आपको एक प्लेन मिरर वहां पर लगा देना है, वर्टिकली लगाना है, सो दैट कि आप हम इमेज की प्रॉपर्टीज पता कर सकें कि मिरर के अंदर किस किस तरह की इमेज आपकी फॉर्म होती है. डिस्टेंस चेंज करने पर कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, वो अपराइट है या इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बन रही है या सीधी इमेज बन रही है, उसका साइज कैसा दिखाई दे रहा है. तो इसमें हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं. तो सबसे पहले में हमने क्या किया है, द इमेज इज ऑलवेज एज द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट और एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट. तो इसमें क्या किया गया है, ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इसके थर्ड स्क्वायर में यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट जो था ब्लैक, देन व्हाइट छोड़ दिया, देन ब्लैक के अंदर एक शार्पनर रखा है. मिरर के अंदर भी हमें वो थर्ड स्पेस पे ही दिखाई दे रहा है, मतलब कि उसमें क्या है, डिस्टेंस जितना आपके ऑब्जेक्ट आपको दूर रखेंगे उतना ही दूरी पर आपका इमेज जो है वो फॉर्म होगी. तो इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए हम इस शार्पनर की प्लेस को बदलते रहेंगे, बार बार इसको एक स्पेस और दूर करेंगे, फिर एक स्पेस और दूर करेंगे और फिर इसकी ऑब्जर्वेशन हम लिखेंगे कि बिल्कुल हमें वही डिस्टेंस पे ये दिखाई देगा जिस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. तो फर्स्ट में हमें ये प्रूफ हो गया है कि जहां पर हमने शार्पनर रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज भी मिरर में उतनी ही दूरी पर बन रही है. तो इसका मतलब कि ये जो है वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस यहां पर शो कर रहा है. सेकंड जो है उसमें क्या शो हो रहा है, हमें इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. अब ये देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है और यहां पर आपका कार्डबोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे हमने एक चार्ट पेपर लगा दिया. फॉर एग्जांपल यहां पर आपका एक मिरर है और मिरर के आगे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए यहां पर बॉल रखी हुई है हमने, और उसके पीछे मिरर नहीं लगाया, उसके पीछे एक चार्ट पेपर लगा दिया, एज अ स्क्रीन का काम करेगा जो. तो क्या मिरर से बॉल की इमेज स्क्रीन पर बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी प्लेन मिरर के केस में. तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, ये जो होती है ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसका कंपैरिजन नहीं है प्लेन मिरर से. स्फेरिकल मिरर के अंदर ये जो इमेज स्क्रीन पर बन रही है ये है एक रियल इमेज, लेकिन आपके प्लेन मिरर के केस में क्या है, आपने जब ऑब्जेक्ट रखा है और उसके पीछे चाहे आप कपड़ा लगा लीजिए चाहे आप चार्ट पेपर लगा लीजिए, लेकिन कोई भी इमेज उस चार्ट पेपर पर नहीं बनेगी, तो दैट मींस वो वर्चुअल इमेज है, वहां रियल इमेज नहीं बनती है आपकी प्लेन मिरर के केस में. ये जो है ये स्फेरिकल मिरर है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो इसमें आपको ये यही बता रहे हैं कि वर्टिकली यहां पर जो है आपका मिरर लगा हुआ है, इस मिरर के पीछे आप कोई भी स्क्रीन कोई चार्ट पेपर लगा लीजिए तो उसमें आपको शार्पनर की इमेज नहीं दिखाई देगी. और या फिर आप इसके पीछे यहां पर मतलब यहां इस साइड पर आप कोई भी चार्ट पेपर लगा लीजिए तो उसमें भी आपको शार्पनर की इमेज नहीं दिखाई देगी. तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो प्लेन मिरर है वो क्या होता है, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, हमेशा रियल इमेज नहीं बनती है. थर्ड आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें है, इमेज डजंट अपीयर अपसाइड डाउन एंड इज ऑलवेज अपराइट. अब जो प्लेन मिरर होता है आप उसमें जैसे शार्पनर देख पा रहे हैं, ये शार्पनर अपने जिस पोजीशन में रखा है आपको उसी पोजीशन में दिखाई दे रहा है. अगर यहाँ की जगह पर आप यहाँ पे कोई भी जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमेशा आपको अपराइट ही दिखाई देगा. आप यहाँ पर कैंडल रख के भी देख सकते हैं, उसकी फ्लेम आपको ऊपर ही दिखाई देगी आपके प्लेन मिरर के केस में. लेकिन ऐसा स्फेरिकल मिरर में जरूरी नहीं है. इसका आपको इससे ये समझ आ गया है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर वो कैसी बनती है, ऑलवेज अपराइट बनती है, इरेक्ट बनती है, अपसाइड डाउन नहीं बनती है. वो स्फेरिकल मिरर के केस में पॉसिबल हो सकता है. देन उसके बाद इसमें एक ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि इसमें लेटरल इन्वर्जन इमेज बनती है, मतलब कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो आपको मिरर के अंदर दिखेगा कि आपने अपना राइट हैंड जो है वो रेज कर रखा है.
तो अब हम इसे दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती है, इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट मतलब क्या होती है? अपराइट इमेज बनती है, उल्टी इमेज नहीं बनती है, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है। लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट की चीज राइट में दिखाई देती है, राइट की चीज लेफ्ट में दिखाई देती है। सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है और सेम साइज की इमेज बनती है, कोई भी चेंज नहीं होता है इसमें। हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब कि आप चाहे मिरर के पीछे स्क्रीन लगा के देखिए, चाहे जो है ऑब्जेक्ट के पीछे स्क्रीन लगा के देखिए, उसके अंदर आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब वहां पर वर्चुअल इमेज बन रही है। तो होप्स आपको ये मिरर का अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? 2 टाइप के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको छोटे से कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। हम पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जब आपकी कोई रे ऑफ लाइट आ रही होती है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहां से एक रे आई आपकी, और इसे कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो कि आ रही है रे, उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, जो कि आपके मिरर पर गिर रही है। अब ये रे जो है वो आपके मिरर तक आई, तो जिस पॉइंट पर मिरर तक आई है, उसी पॉइंट से ये बाउंस बैक होगी दूसरी डायरेक्शन में, जिसे कि रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जिस पॉइंट पर ये बाउंस बैक हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। कि इंसिडेंस किस पॉइंट पर हुआ है? इस पॉइंट पर हुआ है। यहां तक आई ये रे और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई, इसे क्रॉस नहीं करके गई है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेटेलिक कोटिंग यहां पर लगी हुई है। ये एक शाइनी सरफेस है जो कि आपका प्लेन मिरर कहलाता है, और उसके पीछे क्या होती है? मेटेलिक कोटिंग होती है। तो रे ऑफ लाइट जो आती है उसे इंसिडेंट रे, और जो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस गई है, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा गया है। और इंसिडेंट रे जहां पर आकर और वापस रिफ्लेक्ट हुई है, बाउंस बैक हुई है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन उसके जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहीं पे आप एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर होगी किससे? आपके मिरर से। आपके मिरर से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जो आपकी नॉर्मल वाली लाइन है। तो अब इसमें क्या चीज बताएंगे ये, कि आपका जो इंसिडेंट रे होती है वो वही रिफ्लेक्ट बैक होती है यहां पर, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ये जो एंगल है ये इंसिडेंट एंगल है, और ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज आपकी समझने वाली थी। अब हम इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे दोबारा से आते हैं। It is observed that the reflection of light from a surface always takes place in a well-defined manner in accordance with two simple rules or law. Call these two rules or laws as the two law of reflection. हम इन्हीं दो लॉ को क्या कहते हैं? two laws of reflection कहते हैं। अब हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Some important terms, पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होता है इज द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ द मिरर वेयर द इंसिडेंट रे फॉल। जहां पर इंसिडेंट रे आपकी गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उस पॉइंट को, यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहां पर दो रे का आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि ये रेज पैरेलल चल रही है, तो दैट मींस ये प्लेन रिफ्लेक्शन हो रही है। यहां पर जो हमने ऊपर प्लेन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, तो यहां पर कौन सी रिफ्लेक्शन हो रही है? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बना रही है एक दूसरे के, तो यहां पर प्लेन रिफ्लेक्शन हो रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया आपको? जहां पर आपकी इंसिडेंट रे गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल क्या होता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपका इंसिडेंस हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से आप परपेंडिकुलर एक लाइन लगा लेंगे, मतलब कि 90 डिग्री पे अपने प्लेन मिरर से, तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे क्या होती है? रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर। जो मिरर की तरफ जा रही होती है रे, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो वापस आ रही होती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे पहले ही बता दिया था कि यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रे ऑफ लाइट यहां से गई है और किसकी तरफ गई है? मिरर की तरफ गई है, तो इसे इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो रे वापस जा रही है, मतलब विच टर्न बैक, मतलब जो बाउंस बैक कर रही है, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। द रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सिमिलरली द लाइट ऑफ रे विच टर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? जो रे आपकी मिरर की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स मिरर आ रही है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंस एंगल कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर यही बता रखा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल of incidence. Similarly, the angle between the normal and reflected ray at the point of incidence is known as angle of reflection. तो इन दोनों को angle of incidence and reflection कहा जाता है। The plane of incidence and the plane of reflection क्या होता है? अब plane का मतलब क्या होता है? plane का मतलब होता है कि जिसमें एक सरफेस है, जैसे कि एक सरफेस है और यहां पर ये पूरा सरफेस बन गया, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्लेन कहा जाएगा। तो वही यहां पर बताया जा रहा है। We know that we use 2 points to define a line. हमें लाइन को डिफाइन करने के लिए भी 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। 2 लाइंस टू डिफाइन अ प्लेन, और 2 लाइंस की जरूरत होती है प्लेन को डिफाइन करने के लिए। इसको इजी वे में समझिए। एक लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ए और बी पॉइंट है। जब हम इसको मैच कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई। इसी तरह से एक प्लेन को हमें डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? 2 लाइन चाहिए। अब ये 2 लाइन है, मान लीजिए इस तरह से लाइन है, मान लीजिए। तो इन दोनों लाइन्स को क्या करेंगे हम? यहां से जब ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये एक प्लेन बन जाता है। समझ आ रहा है? जिस तरह से प्लेन मिरर होता है उस तरह से ये प्लेन बन जाता है। तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है। वी नो दैट वी यूज 2 पॉइंट्स टू डिफाइन अ लाइन, 2 लाइंस टू डिफाइन अ प्लेन। द प्लेन डिफाइंड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली प्लेन डिफाइंड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो ये इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो ये पूरा एरिया है, ये क्या कहलाया जाएगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहलाया जाएगा आपका, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का जो एरिया है, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मीट कर रहा है, तो इस एरिया को आप क्या कहेंगे? इस पूरे एरिया को आप कहेंगे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन।
टर्म से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज है जो कि आपको पता होनी जरूरी है। देन उसके बाद एक्टिविटी 2 आ गई है जिसमें कि आप क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं। ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली है जिसमें कि एक नैरो ओपनिंग है आगे से ताकि लाइट उसमें से पास हो सके। एक प्लेन मिरर ले लिया है जो कि वर्टिकली अपराइट पोजीशन में वहां पर फिट कर दिया है, नियर इट्स सेंटर वहां पर एक लाइन लगा दी गई है। तो इसको क्या करेंगे, इंक्लाइंड पोजीशन में। इंक्लाइंड किस लिए किया गया है, क्योंकि जो आपकी इंसिडेंट रे पड़ती है वो भी इसी पोजीशन से आपके मिरर के ऊपर पड़ती है। टॉर्च लाइट अप की गई है जो कि इस कार्डबोर्ड से पास हो रही है उसकी रे ऑफ लाइट, और फिर उसके बाद दूसरी साइड में जब आप उसके ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी एंगल में आपको दिखाई देगी। जैसे ये इंक्लाइंड है वैसे ही वहां पर वो इंक्लाइंड पोजीशन में आपको दिखाई देगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वहां से भी आपकी रे उसी तरह से पास होती हुई आपको यहां पर दिखाई देगी। आपको यही पता लगता है कि जो आपका ये इंक्लाइंड पोजीशन में इसीलिए रखा गया है ताकि इसकी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ उसी पोजीशन में जाए। तो यहां पर इनके एंगल्स जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल मैचिंग है, मतलब कि बिल्कुल इक्वल है यहां पर। तो यहां से बिल्कुल ये साफ क्लियर हो रहा है कि टॉर्च की रोशनी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नाउ पुट टुगेदर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ मिरर। अब टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से हैं, फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है आप इस पिक्चर से समझिए, जैसे कि ये एक यहाँ पर सरफेस है जो कि आपका प्लेन मिरर है, उसमें कोई भी रे आ रही है, इनकमिंग रेडिएशन मतलब इनकमिंग रे का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे है ये, और ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो आपकी ये रे आ रही है और ये रे यहाँ से जा रही है, और ये जो नॉर्मल पोजीशन है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पर आपकी जो इंसिडेंट रे होती है वो गिरती है वहां पर पहुंचती है, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपकी नॉर्मल और आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो नहीं है ना कि इनकमिंग रे यहाँ पे आएगी और रिफ्लेक्टेड रे कहीं और ही दिखाई दे रही है हमें, ऐसा नहीं है, ये एक सेम प्लेन में ही रहती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट इसका लॉ यही है कि ये सब चीजें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये चारों चीजें जो है वो एक ही प्लेन में होती हैं। तो ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। तो इससे हमें समझ आ गया कि ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, ये सब जो होती हैं वो सेम प्लेन में होती हैं। आप यहाँ पर ये जो है डॉट डॉट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा सेम प्लेन में है, चाहे नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। देन सेकंड लो क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे से इक्वल होता है, वो भी चीज हम पढ़ चुके हैं और ये एक्सपेरिमेंट भी हमें यही बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मिरर। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा है वो उसी से हम समझेंगे कि इमेज कैसे दिखाई देती है हमें मिरर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। अब ये प्लेन मिरर है, इससे इमेज कैसे फॉर्म हो रही है आप देखिए। इस इमेज को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम स्टेप वाइज समझेंगे इसे। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने जो कि है सन, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, एस से डिनोट किया है। एम और एम डैश क्या है, आपका प्लेन मिरर है, जो ये डिनोट कर रहे हैं एम एंड एम डैश, ये लाइन क्या है, आपका प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट से एक ही इंसिडेंट रे निकल रही है सिर्फ जो मिरर के ऊपर गिरेगी, रेस तो उसकी चारों तरफ से निकल रही है। अब ये सन है तो सन की रेस तो चारों तरफ से निकल रही है ना, हम किस तरफ से देखते हैं बात वो है। यहाँ पे तो हर तरफ से रेस निकल रही है, तो यहाँ पर हमने दो रेस मानी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सन से एक रे ये निकली इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ चली गई, एक रेस यहाँ से निकली और रिफ्लेक्ट बैक होकर चली गई। अब इमेज कहां फॉर्म होती है स्टूडेंट, जब आपकी दो रेस आपस में इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब है आपस में जब काटती हुई जाती है तो उस पॉइंट पे आपकी इमेज बनती है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो आपस में कट कहीं नहीं हो रही, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो वाइड ओपन होती जा रही है। बट जितनी हम लाइन को और इंक्रीज करेंगे तो ये वाइड ओपन होती जा रही है, ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। तो अब कहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जब हम इनको यहां पे एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहां पर इस पॉइंट पे ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है और यहीं पे आपकी इमेज फॉर्म होती है, इसलिए ये इमेज आपकी यहां पर दिखाई गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, कंसीडर अ पॉइंट सोर्स एस, जो एस जो है वो क्या है, सन, सन को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। लेट इट टू बी इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। अब इसको एक प्लेन मिरर के सामने रख दिया, प्लेन मिरर क्या है यहाँ पर एम एंड एम डैश को प्लेन मिरर लिया गया है। ड्रॉ एनी टू रेस। अब यहाँ पर क्या किया हमने, कोई भी दो रेस ले ली जो यहाँ पे सन से निकल रही हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया चारों तरफ से रेस निकलती हैं, हम कोई भी दो रेस ले रहे हैं जो कि मिरर के ऊपर आपकी मिरर की तरफ आ रही हैं। एक रे तो हमने ले ली एस ए, एक रे ले ली एस बी। अब हम नॉर्मल जो है वो इसको बना देंगे। नॉर्मल क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर होते हैं आपके किसके, मिरर के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस रेस से हमने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया, बीच में यहाँ पर भी नॉर्मल बना दिया। अब नॉर्मल के दूसरी तरफ, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो उसी सेम पोजीशन में जितना एंगल यहाँ बन रहा है उसी एंगल पे हम रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे। अब ये एन जो है और एन डैश, ये दोनों है नॉर्मल, ये लेकिन ये अलग अलग एंगल पे हमने डिनोट किया, इसलिए यहाँ पर इसको एन ले लिया, यहाँ पे एन डैश ले लिया है। अब इसका मतलब क्या है, एस ए एन और पी ए एन इज इक्वल टू है एक दूसरे के एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। ऐसे ही एस बी एन डैश और क्यू बी एन डैश, वो भी दोनों इक्वल हैं आपस में। द टू रिफ्लेक्टेड रेज एपी एंड बी क्यू, जो एपी और बी क्यू रे है वो आपने जो है कितना भी आप उसे एक्सटेंड कर लीजिए वो आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से जा रही है, ये स्प्रेड हो रही है, ये आगे जाके कनेक्ट नहीं होंगी एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है जो एपी है और बी क्यू है, इनको क्या करेंगे हम बैकवर्ड मतलब कि यहां पर जो है इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर देखेंगे कहां इंटरसेक्ट हो रही है ये, और ये इंटरसेक्ट हो रही है इस पोजीशन पे जिसे हमने एस डैश दे दिया है। एस डैश क्या है आपका, जो कि इमेज बन रही है सन की। अब ये आपको अच्छे से समझ आ गया।
दिस पॉइंट एस डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट सोर्स एस। तो ये एस की इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज बन रही है। नाउ ज्वाइन द पॉइंट एस डैश एंड एस, द रिजल्टिंग लाइन एस डैश एंड एस कट्स द प्लेन मिरर एट द पॉइंट ओ। अब जो एस और एस डैश है इन दोनों को आप मिला देंगे और वो किस पॉइंट पे कट कर रही है, ओ पॉइंट पे कट कर रही है। ऑन मेजरिंग वी फाइंड दैट एस डैश ओ इज इक्वल टू ओ एस। अब हम देखेंगे इस पे, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर में, जो कि मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी स्टूडेंट, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इरेक्ट इमेज बनी है, बिल्कुल सीधी इमेज बनी है इसकी। इसमें सेम डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस एस ओ का होगा उतना ही डिस्टेंस एस डैश ओ का होगा। तो यही चीज में बताई गई है, एस डैश ओ इज इक्वल टू ओ एस जो है वो सेम होते हैं। एंगल होगा एस ओ एम, एम और एम डैश क्या था, ये एक प्लेन मिरर को डिनोट कर रहे थे। एस ओ एम जो एंगल है और एस डैश ओ एम जो एंगल है वो दोनों क्या है, वो दोनों इक्वल हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। वी देयरफॉर ऑब्जर्व दैट फॉर अ पॉइंट सोर्स एस द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। तो इसमें वही चीज आ गई है जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी कि सेम डिस्टेंस पे ही जो है इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो वही प्लेन मिरर में बन रहा है, जितने डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है प्लेन मिरर के अंदर। द लाइन ज्वाइनिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज नॉर्मल टू द प्लेन मिरर। लाइन एस ओ एस डैश इज बाइसेक्टेड बाय द प्लेन मिरर बिकॉज एस डैश ओ इज इक्वल टू ओ एस। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इमेज से जो है हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसे मिरर को, तो ये जो पॉइंट होगा ओ वो क्या है, परपेंडिकुलर है मिरर के। तो ये चीज किस लिए है, क्योंकि ये एस ओ और एस डैश ओ वो एक दूसरे के इक्वल है। जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज मिरर के अंदर बन रही है। और ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है ये रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तभी इसको वर्चुअल इमेज बोला गया है। अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट यहाँ पर होता और यहाँ पर इमेज फॉर्म होती तो दैट इज कॉल्ड अ रियल इमेज। यहाँ पर जो इसकी रेज होती है ऑब्जेक्ट की वो हर डायरेक्शन में जारी होती है, लेकिन हमें सिर्फ दो ही रेज जो है वो कंसीडर करनी होती है हमेशा। और दो रेज से ही जब आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगी वो उसकी इमेज फॉर्म होगी वहां पर। तो आपको सिर्फ दो ही रेज कंसीडर करनी है, उसी से आपको पता लग जाएगा उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है और वो रियल है या वर्चुअल है। तो इसमें आपको यही चीजें बताई जा रही हैं। एक तो कि जब आप किसकी लाइन को जो है ड्रॉ करेंगे, जो इमेज से ऑब्जेक्ट की लाइन है, इन दोनों लाइन को जब यहां पर ड्रॉ करेंगे आप, तो एस ओ और एस डैश ओ इक्वल है, इसी वजह से ये मिरर की क्या है, परपेंडिकुलर आएगा बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग क्या है कि इमेज फॉर्म जो हो रही है वो उसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। जहां पर इमेज आपकी फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी उतना ही है जितनी की वो इमेज दूर दिखा रहा है मिरर के अंदर। तो इन दो चीजों से हमें ये पता लगता है। इन द अबव केस वी फाउंड दैट टू रिफ्लेक्टेड रेज एपी एंड बी क्यू वर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर। हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि एपी जो है और बी क्यू वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं। जितना उसे एक्सटेंड करेंगे वो एक दूसरे से आपको दूर स्प्रेडिंग वे में जाते हुए दिखाई देंगे। They however appear to meet at the point S dash। तो इसलिए उनको जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करवाया गया है। The image S dash formed by a plane mirror is therefore not due to actual intersection of the reflected ray। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर ये दोनों आपस में इस तरफ जो ये इनकी डार्क लाइन दिखाई दे रही है, अगर यहां पर ये एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते तो वो इसकी होती रियल इमेज। लेकिन हमने क्या किया है, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है एक्सटेंड किया है और फिर वहां पर इंटरसेक्शन से जो इमेज बनी है वो रियल इमेज नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी है, हमने इसको एक्सटेंड किया। एक्चुअल इंटरसेक्शन तो P और Q जो लाइन आगे एक्सटेंड होती और तब इंटरसेक्शन होता तो उसे एक्चुअल इंटरसेक्शन कहा जाता आपका। It appears to be formed through the intersection of the reflected rays when produced backward. Such image are called virtual image। तो ये क्या इमेज कही जाती है, वर्चुअल इमेज कही जाती है, जो कि क्या है, इंटरसेक्शन इनका कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड हमने एक्सटेंड करके किया है, मतलब ये रियल इमेज नहीं बना रहे हैं ऑब्जेक्ट की। A virtual image is thus an image that appears to be formed through an apparent intersection of the reflected rays. There is no actual intersection of the reflected ray। तो यहाँ पर कोई एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा। रियल इमेज वो होती है जो कि स्फेरिकल मिरर की केस में बनती है। जैसे कि ये देखिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक स्फेरिकल मिरर है। सन की रेज जब यहाँ पर गिरती है तो इस तरह की उसमें क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रेज होती है। और ये क्या कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये जो इसकी इमेज हमें पीछे एक्सटेंड करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये इसकी रियल लाइंस जो है वो आगे जाके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहीं पे आपको इमेज दिखाई देगी। तो ये जो इमेज होती है वो क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इंटरसेक्शन हुआ है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन है। वो ऐसा नहीं है कि उसे एक्सटेंड कर दिया है या फिर उसका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इसको कहीं हमने बैकवर्ड एक्सटेंड नहीं किया है। ये जो ओरिजिनल रेज थी वही रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पर एक पॉइंट पे मिल रही है। तो ये क्या है, रियल इंटरसेक्शन। और ये कब होता है, ये आपके स्फेरिकल मिरर के केस में हो सकता है। By using appropriate spherical mirrors। appropriate spherical mirror का क्या मतलब है यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्फेरिकल मिरर होता है आपका कन्वेक्स और एक स्फेरिकल मिरर होता है आपका कनकेव। तो appropriate से मतलब है कि जो आपका जो कनकेव मिरर है उसी के केस में आपकी रियल इमेज बनती है। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके केस में आपकी रियल इमेज नहीं बनती है। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जो कि ये आउट, जैसे कि मान लीजिए आपने स्पून लिया तो स्पून का इनर वाला साइड जो इनवर्ड साइड है वो कौन सा है, वो कनकेव साइड है। और जो आउटवर्ड साइड है वो कौन सा है, वो कन्वेक्स साइड है। तो कन्वेक्स साइड पे आपकी रियल इमेज नहीं बनती है और कनकेव साइड पे आपकी रियल इमेज बनती है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है एप्रोप्रिएट स्फेरिकल मिरर। आपको समझ आ गया होगा कि जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज की उसे कहा जाता है रियल इमेज, और जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होती है उसे कहा जाता है वर्चुअल इमेज।
नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इमेज. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द रेज रिफ्लेक्टेड बाय वन मिरर कैन रिफ्लेक्टेड अगेन इफ दे आर इंसिडेंट ऑन अनदर मिरर. अब इसमें एक आसान सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. आप जब पार्लर में मान लीजिए अपनी कटिंग करवाने जाते हैं और आपको बैक साइड के अपने हेयर्स नहीं दिखाई देते हैं, तो आप कहते हैं आप मिरर के थ्रू हमें दिखाइए. वो किस, तो आपके सामने एक प्लेन मिरर के अंदर ही आपको कैसे रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर से भी दिखाई दे रही है, वही यहाँ पर कही जा रही है मल्टीपल इमेज में यहाँ पर बनती है. फैक्ट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन इमेज मल्टीपल इमेजेस बाय यूजिंग टू और मोर प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल. इसमें जो है मल्टीपल इमेजेस जो आपको दिखाई देती हैं उसमें दो मिरर्स भी यूज किए जा सकते हैं या दो से ज्यादा मिरर भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वो इंक्लाइंड पोजीशन में होने चाहिए. ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, नहीं, वो इंक्लाइंड पोजीशन में होने चाहिए, मतलब कि थोड़े टिल्टेड होने चाहिए. This idea of multiple images formed by plane mirror kept inclined to one another is used in a toy known as kaleidoscope. Kaleidoscope कैसा होता है स्टूडेंट? कैलिडोस्कोप जो कि बच्चों का टॉय के रूप में यूज होता है, इसमें ऐसी कलरफुल इमेजेस बनती हैं. ये देखिए, ये कैलिडोस्कोप टॉय है. तो मल्टीपल इमेजेस की बात हो रही थी. अब जैसे ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर एक यहाँ पर रखा गया है, एक इंक्लाइन मतलब कि इससे टेढ़ी पोजीशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं. अलग अलग एंगल्स पे जब हम रखते हैं उसे, तो उसमें हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं. यहाँ पर आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही हैं. वो किस वजह से दिखाई दे रही हैं? क्योंकि ये जो एंगल है वो किस एंगल पे रखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे रखा हुआ है. प्लेन मिरर के 90 डिग्री पे है ये. तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा, और थीटा 360 डिग्री है ये. अपॉन में थीटा क्या है? थीटा अगर आपको गिवन है, जैसे यहां पर हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, तो आपका क्या आएगा? 360 अपॉन में 90. जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4. लेकिन 4 एक इवन नंबर है. इसमें क्या होता है? 360 बाय थीटा जो है, जो एंगल आपका आता है वही आपका आंसर होता है. अगर वो ओड है तो, अगर ओड नंबर आता है तो वो एज इट इज आपका आंसर होता है. अगर वहां पर इवन नंबर आया, जैसे यहां पर आया है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा -1. तो -1 जब इससे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, जब ये 90 डिग्री पे आपके दो इंक्लाइन एंगल्स रखे हुए हैं. तो इसीलिए यहां पर आपको 3 इमेज दिखाई दे रही है. अगर मान लीजिए यहां पर ये एंगल जो है, ये आपका एंगल हो जाता है 60, तो 360 बाय 60, तो ये आ गया है आपका 6 क्या है? वो भी एक इवन नंबर है, तो उसको भी जो है 6 - 1 किया जाएगा. तो इसमें 5 इमेज बनेगी जब 60 डिग्री पे आपके जो है मिरर्स को रखा जाएगा. तो ये इसका फॉर्मूला होता है. कैलिडोस्कोप मैंने आपको दिखा दिया. दिस हेल्प अस टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स. और ये किस चीज में हेल्प करता है? हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स इसमें दिखाई दे सकते हैं. डू यू नो इवन अ प्लेन मिरर कैन शो द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आपको ये पता है कि प्लेन मिरर जो है उसमें फुल इमेज दिखाई देती है एक लार्ज ऑब्जेक्ट की भी. हाउएवर टू सी द फुल इमेज ऑफ योर सेल्फ यू नीड अ प्लेन मिरर हाफ ऑफ योर हाइट. इस चीज को आपने ध्यान रखना है. डू यू नो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. इसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं. इस चीज को आप स्टार मार्क करके रखिएगा. स्पेशली डीएवी में डू यू नो में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं. इसमें ये बता रहे हैं कि जब एक प्लेन मिरर है, आपको ये पता है कि चाहे मिरर का साइज छोटा है चाहे मिरर का साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट जो है उसमें फुल लेंथ का ही दिखाई देता है जितना ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट है. मान लीजिए आप खुद अपने आप को आईने में देखते हैं, तो आप अपनी फुल पिक्चर आईने में देख पाते हैं, इमेज देख पाते हैं. किस वजह से? क्योंकि मिरर के अंदर हमें फुल साइज दिखाई देता है. लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मिरर जो है, जो भी ऑब्जेक्ट हम उसमें देखना चाहते हैं उससे कम से कम हाफ साइज का होना चाहिए. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका 2 फीट का है, तो आपका मिरर कम से कम 1 फीट का होना चाहिए जब आपकी उसकी इमेज उसमें फुल दिखाई देगी. अगर आपने देखा भी होगा जो छोटे मिरर्स होते हैं उसमें फुल लेंथ नहीं दिखाई देती है. तो इसमें यह कंडीशन है कि प्लेन मिरर के अंदर फुल इमेज आपको दिखाई देती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन वो कम से कम ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ प्लेन मिरर जरूर होना चाहिए. व्हेन अ प्लेन मिरर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद द स्पीड ऑफ यू, द इमेज विल मूव विद द स्पीड ऑफ 2u इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मिरर. अब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका और यहां पर इमेज है. अगर इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, ये हमें पता है. अगर मिरर जो है वो u की स्पीड पे, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आगे जा रहा है, मिरर आगे उसे बढ़ाया जा रहा है, तो इमेज जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगी. ये चीज आपको समझ आ गई? मतलब जितनी स्पीड से हम मिरर को मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, उससे डबल स्पीड से आपकी इमेज जो है वो आगे की तरफ आपको दिखाई देगी. तो ये चीज इसमें 2 बताई गई है. एक्टिविटी 3 आ गई है. टेक 2 प्लेन मिरर्स. आप 2 प्लेन मिरर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था. सेट देम एट राइट एंगल. उनको राइट एंगल्स पे रखिए. विद द एजेस टचिंग यूज मोल्डिंग क्ले. जो आपकी क्ले होती है उसकी हेल्प से आप उसे 90 डिग्री पर सेट कर लेंगे. प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द मिरर. कोई भी ऑब्जेक्ट आप मिरर के बीच में रख सकते हैं. हाउ मेनी इमेजेस डू यू सी. आप कितनी इमेजेस देख पा रहे हैं? तो हमने ये देख लिया, जब 90 डिग्री पे हम किसी चीज को रखते हैं तो हमारा आंसर 4 आ रहा था. 4 एक इवन नंबर था तो उसको -1 कर दिया, तो इक्वल टू 3 आ गया. तो 90 डिग्री पे अगर हम 2 मिरर को रखते हैं इस तरह से, जो ये 2 मिरर हैं, अब ये 3D पिक्चर मैं बना के दिखा रही हूं आपको. तो ये एक मिरर है, ये एक मिरर आपने यहां पर रखा है. तो इस पे रख के आपने क्या किया है? इसमें कितनी इमेज दिखाई दे रही है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट की आपको 3 इमेज मिरर्स के अंदर दिखाई दे रही है. इसी तरह से ये कह रहे हैं ये एक्टिविटी आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के साथ भी करके देखनी है. 60 डिग्री में आपकी कितनी इमेज बनेगी? 5 इमेज बनेगी. आप इसे 30 डिग्री पे भी करके देखिए. 30 पे आपकी 1 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 2 12. तो यहाँ पर 12 आ रहा है. 12 जो है वो एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर 11 इमेज आपकी बनेगी. और अगर आप 45 डिग्री पर रखते हैं इसे,
आपका यहाँ पर आंसर आता है 8 भी एक इवन नंबर है तो उसको भी -1 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो इसमें 7 इमेज बनेगी, 30 डिग्री पे रखते हैं तो 11 इमेज बनेगी, और 60 डिग्री पे अगर आप रखते हैं तो 5 इमेज आपकी दिखाई देंगे आपको मिरर के अंदर। ऑब्जर्व दैट यू कैन सी मोर देन 1 इमेज इन ईच केस। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप हर केस में एक से ज्यादा इमेज देख पा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आपको रखना है। तो इस तरह से इंक्लाइन करके, मतलब ये अलग अलग एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल्स पे आप 2 मिरर को रखेंगे तो आपको कितनी इमेजेस दिखाई देती हैं। We can now understand how we are able to see the back of our head on the hair dresser। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेयर ड्रेसर से हम कहते हैं कि हमें बैक की कटिंग अपनी दिखाई नहीं दे रही है, वो आप हमें दिखाइए कि हमें परफेक्ट लग रही है कि नहीं लग रही है। तो वो क्या करते हैं, वो बैक में थोड़ा सा इंक्लाइन करके दूसरा प्लेन मिरर रखते हैं, जिससे कि हमें सामने वाले मिरर में उस मिरर की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। व्हेन वी कीप अ प्लेन मिरर बिहाइंड अवर हेड। तो ये आपका हो गया है। अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में, मल्टीपल इमेजेस के बारे में पढ़ा है। अब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स। अब ये देखिए, मान लीजिए हम एक स्पून ले आए हैं। ये स्पून वो है जिस तरफ से आप खाना खाते हैं, जिस तरफ से आप सर्व करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये इनवर्ड है, यहां से थोड़ी आप इस तरफ से तो सर्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि आउटवर्ड है। तो इनवर्ड वाली जो तरफ होती है इसको हम बोलते हैं कनकेव साइड, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स साइड। जो कन्वेक्स साइड होता है उसमें इमेज आपको छोटी दिखाई देती है, और जो कनकेव साइड होता है उसमें इमेज आपको वाइड, बड़ी दिखाई देती है। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि इसमें जो है प्लेन मिरर की तरह नॉर्मल साइज नहीं दिखाया जाता, जो कि ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम नहीं दिखाई देता, या फिर यहां पर बिगर दिखाई देता है या फिर स्मॉलर दिखाई देता है। एक साइड में स्पून की आप जब देखते हैं तो आपको बिगर साइज दिखाई देता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और दूसरी साइड पे जब आप देखते हैं तो स्मॉलर साइज दिखाई देता है। इन द केस ऑफ अ प्लेन मिरर, व्हेन वी गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल भी उससे सेम नहीं है जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते थे, जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होता था। द डिफरेंस इज ड्यू टू, और डिफरेंस किस लिए है? क्योंकि कर्व क्रिएचर है ये, मतलब कि इस तरह से है ये देखिए। और इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसे कि आपकी फुटबॉल है, वो एक स्फीयर है, ये देखिए, ये एक स्फीयर है। जब हम इसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो क्या बना है? स्फीयर ही बना है। मान लीजिए एक बॉल को आपने बीच में से कट कर लिया है, तो ये जो आउटर सरफेस है उसका, बाहर की तरफ का सरफेस है, इसे बोला जाएगा कन्वेक्स, और जो इनवर्ड सरफेस है इसे बोला जाएगा कनकेव। अब कनकेव मिरर आप किस तरह से दिखाएंगे? कनकेव मिरर आप इस तरह से शो करेंगे कि ये कोटिंग है और ये मिरर वाली साइड है। और कन्वेक्स मिरर को आप किस तरह से दिखाएंगे? कन्वेक्स मिरर को आप दिखाएंगे कि ये वाली कोटिंग है और ये जो आउटवर्ड है ये आपका मिरर है। तो इस तरह से हम कन्वेक्स मिरर को शो करते हैं और इस तरह से हम कनकेव मिरर को शो करते हैं। We thus realize that a curved reflecting surface or mirror behaves in a different way as compared to a plane reflecting surface or a plane mirror. Curved mirrors can occur in a variety of shapes, but the simplest of them are the spherical mirrors. अब curved mirrors जो होते हैं बहुत सारी वैरायटी होती है उसकी, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो है वो आपका spherical mirror है समझने। Spherical mirror is a special type of mirror whose surface is a part of sphere, जो कि मैंने आपको बता दिया एक बॉल की तरह होते हैं। जब हम उसे कट कर लेंगे तो इनवर्ड वाला कनकेव होता है, आउटवर्ड वाला कन्वेक्स होता है। The two types of spherical mirror, concave mirror and convex mirror. Suppose there is a spherical ball of glass. आपके पास एक ग्लास की spherical ball है. We cut out a section of this ball. हमने 2 sections में उसे कट कर लिया है. If we now polish the other side of the section, अब ये वाला जो यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या है? ये polished ही तो दिखा रखी है. Metallic coating जो होती है, plain mirror के पीछे भी होती है metallic coating. ये जो दिखा रखी है यहाँ पर, ये होती है coating. ये यहाँ पर coating होती है metallic coating. यहाँ पर भी जो दिखा रखी है, ये भी metallic coating है. तो यहाँ पर outward वाला एरिया मिरर की तरह काम कर रहा है, उसे convex कहते हैं, या inward वाला एरिया मिरर की तरह काम कर रहा है तो उसे concave कहा जाता है। Suppose there is a spherical ball of glass, इसको कट कर लिया आपने। Now polish the outer side of this section. अब इसका outer side जो है वो क्या कर दिया है? पेंट कर दिया है, प्रोटेक्टिव पेंट कर दिया है वहां पर। तो इसको क्या कहा जाएगा? कनकेव कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, आउटर साइड अगर पेंट कर दिया तो इनर साइड जो होता है वो कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। जैसे कि इसमें ये फर्स्ट केस दिखा रखा है आपका, ये वाला। जब आपने इसे कट कर दिया तो इसका आउटर सरफेस जब पेंट किया है तो ये इनर वाला सरफेस ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। व्हेन द सिल्वर एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डन ऑन द इनर साइड, अब जब इनर साइड पे कोटिंग करी गई है, ये इनर साइड पे कोटिंग है, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है ये कोटिंग की लाइन है, यहाँ पे आउटर साइड पे की गई है, तो ये जो येलो सरफेस है ये इनर साइड है, और यहाँ पर इनर साइड पे कोटिंग की गई है, और ये जो बाहर येलो सरफेस दिखाई दे रहा है ये आउटर सरफेस है इसका। तो ये जो मिरर है ये आपका कन्वेक्स मिरर है। अब होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टर्म यूज इन कनेक्शन विद द स्फेरिकल मिरर। अब कौन कौन सी टर्म यूज होती है स्फेरिकल मिरर के कनेक्शन में? ये इसमें हमने दोनों मिरर ले लिए हैं और इसको स्फेरिकल शेप दे दी है, सो दैट कि हम इन टर्म्स को अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जैसे कि ये कनकेव मिरर है, जो इनर साइड होती है वो कनकेव मिरर होता है, और जो आउटर साइड होती है वो कन्वेक्स मिरर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जब हम पूरा स्फीयर बनाएंगे, जो उसका सेंटर पॉइंट है उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट। अब जैसे मान लीजिए ये एक पूरा स्फीयर है, तो ये कौन सा पार्ट है? उसका कनकेव पार्ट है। तो ये जो पार्ट हमने लिया है स्फीयर से, उसका पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। तो पूरे स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है, तो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। सेकंड है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। रेडियस क्या होता है स्फीयर का? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से, और जो मेन पॉइंट है जहां पर आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उस पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो आपका डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो यहाँ सी एंड पी इनके बीच का जो पार्ट है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सर्कल का रेडियस जो होता है वो हर जगह से इक्वल होता है, चाहे आप इसको इधर टच कर लीजिए, इधर रिफ्लेक्शन हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं पे भी हो, उसका रेडियस जो है पूरे स्फीयर का बिल्कुल सेम रहता है हमेशा।
अब पोल क्या होता है? दिस इज द मिड पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन और पार्ट ऑफ द स्फीयर यूज फॉर मेकिंग द गिवन स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दी पोल के बीच में होती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने ये कनकेव मिरर बनाया है, तो कनकेव मिरर में मान लीजिए ये कनकेव मिरर हमने इतना लिया है, अभी इसमें पूरा स्फीयर हमने नहीं बनाया, तो इसका जो यहां पर मिड पॉइंट होगा इसे बोला जाएगा पोल। ये होता है आपका पोल। लेकिन जब हम पूरा स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है रेडियस। ये है आपका स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो पोल होप्स आपको समझ आ गया। मिड पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेक्शन, मतलब उस सेक्शन का जिसको हम मिरर के टाइप में यूज कर रहे हैं, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, तो दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोला जाता है उसका पोल। Then have principal axis. The principal axis of a spherical mirror is the line joining the pole of the mirror and its center of curvature. इस मिरर से जो ये आपका पोल है, इससे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पूरा लाइन को ज्वाइन कराते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो पूरी लाइन है इसे प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर बोला जा रहा है। ये कनकेव मिरर के केस में और कन्वेक्स मिरर के केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, ये पोल है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और इनके बीच का डिस्टेंस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस बोला जाता है। Then the normal. The normal to a spherical mirror at any point of its surface is simply the line joining that point on the mirror surface to the center of curvature of the mirror. In other words, it is just the radius of the sphere of which the given mirror is a part at that point of mirror. देखिए, अब ध्यान से देखिए इसे, जैसे कि प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर की केस में हम नॉर्मल किसे बनाते हैं? जो इंसिडेंट रे आती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, और उनके बीच का जो रे होता है जो कि आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से बनता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल को आप इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये आपका कनकेव मिरर है, यहां से इंसिडेंट रे आ रही है, फॉल कर रही है आपके मिरर के ऊपर, और यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, और इसके बीच का डिस्टेंस आपका रेडियस है। तो आप नॉर्मल कैसे बनाते हैं? जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच से आप इसको यहां पर डॉटेड लाइन बनाकर और उसको किससे ज्वाइन कर देंगे? आपके सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो आपने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दी है, तो ये आपका एंगल बन गया है इंसिडेंट एंगल, और ये बन गया है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइन बनी है आपकी, ये कहलाएगी नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पर लिख भी रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफाई भी कर रखा है, इन अदर वर्ड्स इट इज जस्ट द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। जैसे कि मैं यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि इसको आप रेडियस ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि गिवन मिरर में आप क्या है? गिवन मिरर एक स्फीयर है, और स्फीयर में आप किसी भी एंगल से जब लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो आपका रेडियस होगा, और रेडियस जो है किसी तरफ से भी आप बनाएंगे वो सेम ही होगा। इसको आप नॉर्मल बोल रहे हैं। यहाँ पर जब आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो उसके बीच की जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो उसे नॉर्मल बोला जा रहा है यहाँ पर। देन आ गया है फोकस। फोकस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज बनाने के लिए। फोकस और फोकल लेंथ आपको समझनी बहुत जरूरी है। सपोज देयर इज अ बीम ऑफ लाइट rays parallel to the principal axis of a spherical mirror. We find that all these rays actually meet or converge at a point on the principal axis. For a concave spherical mirror, convex spherical mirror, all these rays appear to meet at or diverge from a point on its principal axis. In both the cases, we call this point as the focus of the spherical mirror. अब ये देखिए, ये है आपका कनकेव मिरर और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर में क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, ये पोल है। जब आप इन दोनों को लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है आपकी। तो ये कह रहे हैं जब इस स्फेरिकल मिरर पे आपके इस पार्ट पर कोई भी लाइन ऐसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी, ये भी लाइन पैरेलल आ रही है, ये देखिए ये सब मिरर पे पड़ रही है, इंसिडेंट रेज हैं ये। तो ये जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं, तो यहाँ पर ये मीट हो रही है, इसे क्या बोल सकते हैं हम? ये मीट हो रही है यहाँ पर, या कन्वर्ज हो रही है, मतलब एक पॉइंट पर आकर ये कन्वर्ज हो गई है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है आपका फोकस। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा? ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये बना है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पूरी लाइन आपकी प्रिंसिपल, ये पोल है आपका। जब इस पूरी लाइन को बनाते हैं आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया है आपका। अब यहाँ पर ही हम ड्रॉ करेंगे ना, इसकी रिफ्लेक्ट जो इंसिडेंट रे पड़ेगी वो इस तरफ पड़ेगी। अगर अंदर की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे, कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, स्फीयर यहाँ बनेगा, तो आप इस तरह से इंसिडेंट रे क्यों नहीं समझा रहे हैं इसमें? ये तो कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा इनवर्ड वाला कनकेव लेंस होता है। अंदर की तरफ बन रहा है तो कनकेव हो जाएगा। अगर यहां पर भी मैं अंदर की तरफ बना दूंगी इसमें, तो ये भी कनकेव ही हो जाएगा। कन्वेक्स का मतलब होता है ये जो आउटवर्ड एरिया है इसको कन्वेक्स बोला जाता है। तो कन्वेक्स लेंस में यहां पर पड़ेगी जब ये रे, इंसिडेंट रे, तो आप देखिए ना ये किस तरह से यहां पर जो है कर्व है, तो ये कहां जा रही है आपकी रेस? ये डाइवर्स हो रही है, मतलब और भी ज्यादा स्प्रेड होती जा रही है। तो यहां पर पड़ेगी रे, तो ये भी कहां जा रही है? ये भी बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये कौन सी रेस हो रही है? ये डाइवर्स होती जा रही है, मतलब स्प्रेडिंग रे है। तभी इसको जो है डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, जो कनकेव लेंस होता है। अब इसमें डाइवर्स हो रही है, तो अब इसके किसी पॉइंट पर तो भाई मीट ही नहीं हो रही है, ये तो फोकस पॉइंट हम कहां बनाए? तो इसका पॉइंट हमें बैकवर्ड बनाना पड़ेगा, जैसे हमने पीछे भी किया है। जब आपकी रेज जो है स्प्रेड हो रही होती है, तो हम उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसको फोकस कहा जाएगा आपका।
और दोनों ही केसेस में इसको आपका फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर कहा जाएगा। यहां पर ये लिख रखा है इन बोथ दी केसेस, चाहे डाइवर्स हो रही है आपकी और चाहे वो मीट हो रही है, कन्वर्स हो रही है, दोनों ही केसेस में वी कॉल दिस पॉइंट एज अ फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसे यहां पर आपको दिखा रखा है, ये कनकेव मिरर का एग्जांपल है क्योंकि इनवर्ड है, बाहर की तरफ पॉलिश है। ये कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है, तो इसमें क्या, उसमें आपकी रेज जो है वो कैसे हो रही है, डाइवर्स हो रही है सारी की सारी, मतलब स्प्रेड होती जा रही है, तो उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पर मिला दिया गया, तो इसको फोकस बोला जाता है। अब फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, जो पोल और किसके फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ बोला जाता है। यहां पर पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है उसे फोकल लेंथ बोला जाता है। तो होप सो आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ये क्या क्या होती हैं। देन उसके बाद आ गया है, डू यू नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर आर इनफिनाइट, दैट इज वेरी वेरी लार्ज इंडीड। क्या मतलब है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की वो इनफिनाइट होती है, बिकॉज जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो तो देखिए स्फेरिकल ही हैं, आप उनको जब ज्वाइन करके देखेंगे तो वो स्फेरिकल मिरर ही है। लेकिन प्लेन मिरर का स्फेयर बनाना दैट मींस कि वो बहुत ही बिग होगा साइज में, बहुत ही लार्ज होगा साइज में, तो इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बहुत दूर होगा, दैट मींस उसका रेडियस भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका इनफिनाइट होगा, दैट मींस बहुत ही ज्यादा लार्ज होगा। अब है एक्टिविटी थर्ड, टू फाइंड द फोकस ऑफ अ गिवन कनकेव मिरर। अब ये कनकेव मिरर है जो इस गर्ल ने हैंड में पकड़ रखा है, इसका फोकस निकालना है। जो टर्म हमने ऊपर पढ़ी है, हमें यहां पर ये फोकस फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे इस एक्टिविटी में, सबसे पहले कनकेव स्फेरिकल मिरर ले लिया है और एक व्हाइट शीट ले ली है। व्हाइट शीट आपको दिख रही है यहां पर है, ये किसका काम कर रही है, स्क्रीन का काम कर रही है यहां पर। और यहां पे इस तरह से होल्ड करना है कनकेव मिरर कि इसकी जो है सनरेज इस तरह से पेपर पे आए कि वो एक शार्प इमेज वहां पर बनाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गर्ल ने यहां पर अपनी प्रोटेक्शन कर रखी है आई से, यहां पर इन्होंने ब्लैक कलर के गोगल्स पहन रखे हैं। और कभी भी आपको स्टूडेंट, जब भी आप सनरेज का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो किसी एल्डर के साथ या टीचर के साथ ही करना चाहिए और डायरेक्ट सनरेज आपको नहीं देखनी चाहिए, वो आपकी आईज में हार्म कर सकती हैं। तो अब यहां से जितनी भी रेज यहां पर गिर रही हैं कनकेव मिरर पे, वो क्या कर रही हैं, वो एक पॉइंट पर जाकर यहां पर इकट्ठी हो रही हैं, जिससे कि क्या बन रहा है, यहां पर शार्प इमेज बन रही है। जो शार्प इमेज बन रही है वो इतनी ज्यादा, मतलब क्यों, क्योंकि सन की क्या होती है, सन की फीचर्स जो होती है वो हॉट होता है सन बहुत ज्यादा, तो वही सेम इमेज यहां पर बन रही है। और यहां पर देखिए अगर आप मैच स्टिक रखते हैं तो वो भी लाइट अप हो जाएगी, जल जाएगी, तो दैट मीन्स कि ये एक रियल इमेज बन रही है। तो ये एक रियल इमेज है जिसमें कि ब्राइटनेस जो है स्पॉट की वो बन रही है और ये इसका फोकस पॉइंट है। और यहां पर जो है अगर आपने माचिस की तीली रखी हुई है तो वो लाइट अप हो जाएगी। तो इससे हमें पता लगता है कि यहां पे इसका फोकस पॉइंट है और ये एक रियल इमेज है। आपको वार्निंग दी गई है इस एक्टिविटी को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको किसी सीनियर की प्रेजेंस में ही एक्टिविटी करनी चाहिए और इनफैक्ट सीनियर को ही करनी चाहिए, बच्चों को एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग कि आपको अपनी आईज को हमेशा प्रोटेक्ट रखना चाहिए, कभी भी नेकेड आई से सनलाइट को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, वो आपकी आईज को हार्म पहुंचा सकती है। नेक्स्ट थिंग कि आप जब मैच स्टिक रखते हैं यहां पर, जो आप फोकल पॉइंट देख रहे हैं कनकेव मिरर से, तो उस मैच स्टिक के पास आपकी ये कंफर्म कर ले कि कोई भी फ्लेमेबल आइटम वहां पर आसपास में नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जो टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, और आप स्फेरिकल मिरर, इन दोनों को हम देखते हैं यहां पर। द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एट एवरी पॉइंट द स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट्स एन इंसिडेंट रे इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो इसमें भी यही चीज बताई जा रही है। Here we have to remember that the normal at the point of incidence is simply the radius of a sphere of which the given mirror is a part at the point. यहां पर ये बताना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने किसमें पढ़ा था, प्लेन मिरर के केस में। अब स्फेरिकल मिरर में ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंसिडेंस रे आती है और जो रिफ्लेक्शन होकर वहां से गई है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से क्या किया जाएगा, जो इंसिडेंस रे आई है वहां से क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक जो है पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा, मतलब कि डॉटेड लाइन यहां बना दी जाएगी, जिसको कि हम नॉर्मल कहेंगे। यहां पर आपको पता है, ये बताया रखा है पहले भी, प्लेन मिरर के केस में भी जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, जब इंसिडेंट रे आपके पॉइंट ऑफ ये इंसिडेंस पे आती है और उसके बाद वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। जिसमें कि क्या होता है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया है, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया, जो दोनों सेम होते हैं। और ये लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है आपकी प्लेन मिरर के। और यहां पर क्या है, जब स्फेरिकल मिरर होगा तो जो इंसिडेंट रे आएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होगी यहां पर, तो उसके बीच में भी आपको देखना है कि एंगल दोनों सेम बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम बनेंगे, और जो इसके बीच के लाइन है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मिला देंगे तो वो नॉर्मल बन जाएगी। तो इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो नॉर्मल होता है ये होता क्या है, ये होता है रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। इस स्फेयर का रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस ये भी बन सकता है, क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन में स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसे रेडियस बोला जाता है। लेकिन एक स्फीयर के केस में आप चाहे किसी भी पोजीशन से देखें, ये सेंटर नहीं आया यहाँ पर, इस स्फीयर को थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहां पर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर
से आप किसी भी तरफ जो है लाइन लगाते हैं तो वो सब उसके रेडियस ही कहलाएंगे और सब इक्वल ही होंगे। तो यही इस पैराग्राफ में बता रखा है। If a ray is incident in such a way that it passes through or appears to pass through the focus of a spherical mirror, it becomes parallel to the principal axis after reflection. A ray directed towards the center of, ये दो जो है ये इसके रूल्स हैं, इससे ही आपको इमेज समझ आएगी और ये आपके हायर क्लासेस तक आता है स्टूडेंट, इसलिए इस चीज को अच्छे से समझिए आप। तो इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये हमने ले लिया है कनकेव मिरर, तो इसमें ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, ये पोल है और इसके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ये रूल नंबर 1 बता रही हूं अभी मैं आपको। ये 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स में से आप कोई भी 2 रूल लगाकर जो है इमेज को पता कर सकते हैं कि इमेज उस ऑब्जेक्ट की कहां बनेगी। और मेन क्या होता है इसमें, कनकेव और कन्वेक्स हम समझ रहे हैं, इसमें सबसे मेन चीज है कि इमेज आपकी कैसी बन रही है और कहां पर बन रही है। तो सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जब आपकी एक पैरेलल लाइन आएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो ये पूरी जो लाइन होती है इसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें हमने ये ले लिया है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में ये क्या है, ये हमने बना लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, ये पोल है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रेडियस होता है। और ये जो होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें फर्स्ट रूल क्या बता रहे हैं, ये 3 रूल्स है स्टूडेंट, इनमें से कोई भी 2 रूल लगाकर आप ये पता कर सकते हैं इमेज कहां बन रही है, इमेज कैसी बन रही है, वो सब हम पता कर सकते हैं। और 3 चीजें पता करने की कौन सी होती है कि इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बन रही है या फिर डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, जैसे ऑब्जेक्ट आपका 2 फीट का है और आपकी इमेज अगर छोटी सी बन रही है, मतलब कि 0.5 फीट की बन रही है, तो इसका मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज है। मैग्नीफाइड इमेज कौन सी होती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 फीट का है और आपकी इमेज जो है वो 4 फीट की बन रही है, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड मतलब लार्ज इमेज है। मैग्नीफाइड आप याद कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, उससे हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, ये पता कर सकते हैं इससे। सेकेंड थिंग है कि रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल इमेज बन रही है। मतलब रियल का मतलब है कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्चुअल है और वर्चुअल में वो एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है, तो रियल इमेज रियल होती है और वर्चुअल इमेज रियल नहीं होती है। सेकेंड थिंग ये है। थर्ड आप इसमें पता कर सकते हैं इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब है कि उल्टी इमेज बन रही है या फिर अपराइट बन रही है। अपराइट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है। ये 2 चीजें पता कर सकते हैं, इमेज रियल है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, वो सब आपको इसी रूल से पता लगेगा स्टूडेंट। अब सबसे पहले इसमें रूल है, फर्स्ट रूल बता रही हूं मैं आपको। यहां पर ये क्या बता रहे हैं, जब एक पैरेलल रे जा रही है, यहां पर जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो पास करेगी, क्या होगी, वहां पे डाइवर्स होगी। तो डाइवर्स जब होगी तो वो फोकस को यहां से पार करते हुए जाएगी, मतलब कि यहां से कट करते हुए जाएगी फोकस को। तो ये चीज इसका फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल है इसका जस्ट ऑपोजिट है कि जब कोई रे फोकस के तरफ जा रही है, मतलब फोकस से होकर जा रही है, अब कोई रे जो है एक इसके पैरेलल आ रही है, एक इससे फोकस से होकर जा रही है कोई भी रे, तो वो जस्ट ऑपोजिट होगी इस रूल के, वो आखिर में जाके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मतलब कि रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका, इस तरह से होगा। ये चीज आपको समझ आ गई। कोई रे ऐसे जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, कोई रे अगर ऐसे जा रही है तो उसका रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। ये चीज कनकेव लेंस में आपको होप सो अच्छे से समझ आ गई होगी। थर्ड है इसमें कि जब कोई भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जा रही है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये है, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां पर आपने पोल बना रखा है, ये पोल है, तो कोई भी रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करके जा रही है तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कहां होगी स्टूडेंट, यहीं पे रिफ्लेक्ट होगी वो। ये इसका थर्ड रूल है। ये देखिए, जब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका, तो वो जो है रिफ्लेक्ट भी वहीं से होगी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब आपको होप सो समझ आ गया होगा, इसी को ट्रेस करेगी ये लाइन। तो यही चीज 3 इसमें बता रखी हैं। सबसे फर्स्ट बता रखा है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो पास कैसे करेगी, ये डाइवर्स होएगी यहां पर, तो डाइवर्स होने के बाद ये ऐसे बन जाएगी और ये फोकस को काटती हुई जाएगी। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये कन्वर्ज हो जाती है, मतलब कि स्प्रेड हो जाती है। ये देखिए यहां से ये रे जा रही है और ये इस तरह से स्प्रेड हो जाएगी, यहां करेंगे तो यहां पर भी स्प्रेड हो जाएगी, तो इसका यहां पर डॉटेड लाइन बनाई जाएगी फोकस तक। तो ये आपका कहलाएगा फर्स्ट रूल। सेकंड है इसमें जस्ट ऑपोजिट, फर्स्ट के जस्ट ऑपोजिट, अगर आपकी फोकस को पार करती हुई कोई भी रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस को पार करती हुई कोई भी रे आ रही है तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों में ही सेम है, बस पिक्चर अलग इसलिए बनेगी क्योंकि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकस अदर साइड पे होता है, फोकल लेंथ अलग साइड पे बनती है। देन आपका थर्ड आ गया है, एक रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जब जाती है तो वो रीट्रेस करेगी, मतलब कि यहां से जा रही है तो रे ऑफ इंसिडेंस भी यही रहेगी और रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही रहेगी, एक सिंगल लाइन ही इसमें शो होगी। तो ये 3 रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन्हीं से आगे हम पता करेंगे कि इमेज किस तरह से बनती है।
इसमें आ गई है आपकी एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में क्या है, टू स्टडी द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट मिरर। तो आपको यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग लिखनी है अपनी कि प्लेन मिरर के केस में पोजीशन कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इरेक्ट होगी, साइज कैसा होगा, लार्जर होगा या स्मॉलर होगा, इफेक्ट ऑफ मूविंग द मिरर, कि मिरर को अगर हम क्लोज लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के तो कैसी इमेज बनेगी, दूर लेकर जाएंगे तो कैसी इमेज बनेगी। तो इसमें आपको वही सारी एक्टिविटीज से परफॉर्म करके देखना है। तो यही जो 3 रूल हमने अभी पढ़े हैं उन 3 रूल से ही हमें यहाँ पर फॉलो करके देखना है और उससे हमें बताना है कि कैसी इमेज यहाँ पर बन रही है। तो ये प्लेन मिरर के केस में भी आप जानते हैं, प्लेन मिरर के केस में भी क्या होता है, आपकी रे ऑफ इंसिडेंस आती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पर हमें दिखाई देती है ये चीज, ये इंसिडेंट रे हो गई है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। इसी तरह से आपके जो है स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कनकेव मिरर में क्या बन रहा है, वो इंटरनल साइड में बन रही है, अंदर की तरफ ही बन रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर डाइवर्स हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि स्प्रेड हो रही है, जो कि आपके कन्वेक्स लेंस के केस में है। तो इसमें बैकवर्ड टाइप में बनेगी, तो इसलिए यहां पर रियल इमेज कोई भी नहीं बनेगी, यहां पर सारी वर्चुअल इमेज बनेगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कंपेयर द इमेज ऑफ योर फेस इन अ प्लेन मिरर एंड दैट फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर। अब आपको प्लेन मिरर में अपना फेस देखना है और कन्वेक्स मिरर में देखना है। कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, कन्वेक्स कोई भी आपके पास जैसे स्पून रखी है उसमें आप देख सकते हैं। इन वट वे दीज इमेज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस वे में वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं और किस तरह क्या सिमिलर इमेज बनती है इसमें। तो प्लेन मिरर के केस में आप देखेंगे कि सेम साइज की इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस हमें दिखाई देता है। कन्वेक्स लेंस में भी इरेक्ट इमेज बनेगी, अपराइट इमेज ही बनेगी, लेकिन स्मॉलर साइज की बनेगी, मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज इसे हम बोल सकते हैं। तो इन बोथ द केसेस द इमेज इज वर्चुअल, दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल नहीं बन रही है। इरेक्ट बन रही है मतलब सीधी बन रही है। द कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज, जो मतलब कि स्मॉलर साइज में बनेगी, जो ऑब्जेक्ट जितना साइज का था उससे छोटे साइज में ही वो इमेज बनेगी। वेयर एज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज दैट ऑफ अ सेम ऑफ अ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी सेम इमेज प्लेन मिरर में बन जाएगी। इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज बनेगी, हम वो जो 3 फॉर्मूले ऊपर 3 रूल्स हमने ऊपर पढ़े थे उसी टाइप से हम यहाँ पर बना के देखेंगे। वेन दी, अब हम ऑब्जेक्ट को जो है अलग अलग जगह पे रखेंगे और वो रूल बिल्कुल वही लगाएंगे। अब यहां पर क्या है, डिस्टेंस से वो पता कर रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, जब ऑब्जेक्ट को दूर रखा गया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ पॉइंट होता है उस पूरे स्फीयर का, मतलब कि उसका सेंटर पॉइंट होता है। लेकिन यहां पर क्या है, उस सेंटर पॉइंट से भी दूर उसको रखा गया है, तो यहां पर कैसी इमेज बनेगी वो चलिए हम देखते हैं। तो इसके ऊपर हम वही 3 रूल लगाएंगे। इस डायग्राम से मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि जिस चीज को हम स्टार्टिंग से बना के दिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वो चीज आसानी से समझ आती है। तो यहां पर देखिए मैंने ये ले लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, मतलब सेंटर पॉइंट इसका ये है, लेकिन इमर ए बी ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब रूल क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले पैरेलल लाइन जो जाएगी आपकी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो किसको, फोकस को कट करते हुए वहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पर ये फोकस को कट करते हुए रिफ्लेक्ट कर गई है। सेकेंड रूल इसका क्या था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी इंसिडेंस रे जा रही है तो वो क्या कर रही है, वो वहीं से उसको क्या कर रही है, रीट्रेस कर रही है, मतलब जाएगी भी यहीं से और उसकी रिफ्लेक्शन भी यही लाइन होगी सेम। तो अब हमें समझ आ गया ये। तो ये पॉइंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मींस इमेज कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, और ये इमेज इसी तरफ बनी है और ये इमेज इस तरह से बनेगी जो कि आपकी इन्वर्टेड इमेज होगी, मतलब कि उल्टी इमेज होगी। तो अब इस इमेज के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, एक तो ये स्मॉल इन साइज है। स्मॉल किस लिए है, वो हमारे हैंड में नहीं है, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा और जहां पर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। दूसरा है ये रियल इमेज है, क्यों, क्योंकि उसी साइड बनी है, एक्चुअल ये इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है। थर्ड चीज, ये जो इमेज बनी है डिमिनिश्ड इमेज बनी है, मैग्नीफाइड नहीं है। तो तीनों चीजें हमें पता लग गई हैं कि ये जो इमेज बनी है ये इन्वर्टेड है, रियल है एंड डिमिनिश्ड इमेज है। यहाँ पे आप इस डायग्राम से देख लेते हैं, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ए बी जो था वो ऑब्जेक्ट था और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइंस का, पहले पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस को क्रॉस करती हुई आई, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पे उसकी रीट्रेस हो जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जा रही है तो वही सिंगल लाइन बनेगी, मतलब कि उसी से वो रिट्रेस हो रही है, रिफ्लेक्शन भी वहीं पर हो रहा है, उसी सेम लाइन में ही हो रहा है। तो यहां पर जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको दे दिया ए डैश बी डैश, और यहां पर ये देख पा रहे हैं हम कैसी इमेज बनी है, इसकी इन्वर्टेड इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, रियल इमेज बनी है। सेकंड केस कौन सा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी फार रखा था, अब ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो इस पे भी सेम रूल लगाने हैं आपको। ये जैसे है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, ये आपका फोकस हो गया है एंड ये आपका पोल हो गया है। तो इसमें भी आपको क्या रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने कोई भी एक जो है ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया है। अब आप देखेंगे कि इसकी जो पैरेलल लाइन जाएगी और फोकस को कट करते हुए आएगी, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन कैसे जा सकती है यहां पर, इसलिए यहां पर दूसरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम इसकी रेस को दिखाई नहीं सकते, ये यहां पे आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या था कि फोकस से होते हुए,
फोकस से होते हुए जब भी आपकी रेज जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल सेम वही वाला फॉर्मूला है ये, जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट रूल में लगाया। फर्स्ट और जो सेकंड रूल है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड थर्ड ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो होके जाएगी तो उसी लाइन को वो रिट्रेस करेगी, मतलब एक सिंगल लाइन ही बनेगी। वही आपकी इंसिडेंस रे है और वहीं पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है एक सिंगल लाइन के अंदर ही। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगा दिए। अब आप देखिए ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन आ रही थी, मान लीजिए इसे हमने लिया है ए एंड बी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हमने ले लिया एल, ये हमारा पी पोल होता है, और यहां पर हमने ले लिया एन। तो अब जो ए एल एफ, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी हम ले लेंगे इसे ए डैश, और यहां पर आप इसे ले सकते हैं सी, सी पॉइंट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप जब देख रहे हैं तो इसकी इमेज कैसी बन रही है, इसकी इमेज यहां पर बन रही है, जो कि कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है, और आपकी कैसी है, ये इमेज सेम साइज की है बिल्कुल। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम साइज की है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी। तो ये दोनों का साइज जो है वो बिल्कुल सेम है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो वो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और सेम साइज की इमेज बन रही है जैसे ऑब्जेक्ट है। होप सो ये केस भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ अ मिरर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट को और भी पास ले आए हैं अब यहां पर। तो इस केस में कैसे बनेगा, ये देखिए, ये है आपका मिरर, और यहां पर आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां पर आपका है फोकस, यहां पर आपका है पोल। तो थर्ड केस देखते हैं हम, जिसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो रूल वही लगाएंगे हम। सबसे पहला रूल है कि इसमें जो पैरेलल लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस को कट करते हुए जा रही है। अब ये फोकस को कट करते हुए, यहां से ये फोकस है आपका, इसको स्केल से आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो ये इसको कट करते हुए जा रही है। सेकेंड रूल जो इससे जस्ट ऑपोजिट है कि जब फोकस से कट करते हुए आपकी इसकी रे जाएगी, अब ये फोकस से कट करते हुए इसकी रे जा रही है, तो वो क्या होगी, वो आपकी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल हो गई है। तो अब इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर। तो ये बनी है इसकी इमेज। तो अब आपको इमेज देखकर क्या डिफरेंस लग रहा है, जब जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट को हम पास लाते जा रहे हैं उतना क्या हो रहा है, इमेज जो है इसकी बड़ी हो गई है यहाँ पर। तो इसमें इमेज कैसी बनी है, रियल इमेज ही है, और ये इमेज क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है। मैग्नीफाइड मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है इमेज, और इन्वर्टेड इमेज ही है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। जब एक ऑब्जेक्ट को कर्वेचर और आपके फोकस के बीच में रखा गया है तो उसमें वही रूल लगाया है, पैरेलल जा रही है पहले, फिर फोकस को कट करती हुई जा रही है, फोकस को कट करती जा रही है, और फिर पैरेलल हो गई है। तो यहाँ पर बी डैश और ए डैश इसकी इमेज बन गई है। तो ये इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड एनलार्ज मतलब कि मैग्नीफाइड इमेज है। देन है उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर। अब क्या कर दिया गया है, ये देखिए, अब एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया गया है। यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर फोकस है, और यहां पर पोल है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, फोकस के ऊपर ही रख दिया, तो फोकस से होके क्या जाएगी, वो सबसे पहले वही, फिर पैरेलल जा रही है, और फिर फोकस को कट करते हुए जा रही है, मतलब कि अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट को कट करते हुए वो जा रही है, यहां पर जा रही है। सेकेंड हम क्या करेंगे कि वो कर्वेचर वाला लेंगे हम यहाँ पर, कि कर्वेचर से होकर जब वो रे जा रही है, यहाँ पर देखिए ये जैसे स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ पर ये कर्वेचर से होकर जब रे जाएगी तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो पैरेलल बन गई है दोनों लाइंस, ये पैरेलल बन गई है। तो दैट मीन्स इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज आएगी इन्फिनाइट पॉइंट पर। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, टू रिफ्लेक्टेड रेज हेयर आर पैरेलल टू ईच अदर देयरफॉर दे डोंट मीट, ये मीट नहीं करेंगी। वी हाउएवर से दैट मीट एट इन्फिनिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, और इसकी इमेज भी कहां बनेगी, इन्फिनिटी पॉइंट पर ही जाकर बनेगी। दस इन दिस केस वी गेट अ रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेज। क्यों, क्योंकि अब ये हमें पता नहीं है कितनी दूर जाकर ये लाइन मिलेंगी, वैसे तो मिलेंगी नहीं क्योंकि पैरेलल चल रही है, लेकिन हम इस पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट। इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर ये मीट करेंगी, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत ही ज्यादा लार्ज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहां पर बनेगी इस केस में। देन नेक्स्ट आ गया है इसमें व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अब मिरर के और भी नजदीक इसमें आ गया है, ये देखिए, अब मिरर के और भी नजदीक जब हम ऑब्जेक्ट को ले आए हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, और यहां पर ये पोल। अब इसके पास जब ये इमेज यहां पर बन रही है, देखिए सॉरी, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाएगा, तो इसमें क्या केस होगा, वही सेम केस होगा। पहले इससे पैरेलल लेके गए हैं, और फिर पैरेलल ले जाने के बाद क्या किया है, इसके फोकस से कट करती हुई जाएगी, ये फोकस से कट करती हुई जा रही है यहां से। देन उसके बाद सेकंड क्या है, वही कर्वेचर ऑफ, इससे जब लेके आएंगे इसे, इसकी एक जो रे है वो कहां से जा रही है, कर्वेचर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो अब ये क्या बन रहा है, ये तो बहुत ज्यादा वाइड ओपन होती जाएगी आगे, ये तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी इस तरफ। तो इसको क्या करा जाएगा, इसको इंटरसेक्ट कराने के लिए यहां पर जो है इसे इंटरसेक्ट करवाया जाएगा बैकवर्ड साइड में, मतलब कि इससे ऑपोजिट साइड में यहां पर इंटरसेक्ट इससे करवाया जाएगा। तो यहां पर जब इसे हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे कट कर रही है, यहां पर कट कर रही है। और इसकी इमेज कैसी बनेगी, इसकी इमेज यहां पर ऐसी बनेगी। तो ये इमेज कैसी बनी है इसकी, ये इमेज है एनलार्ज, जिसे कि हम मैग्नीफाइड इमेज बोल सकते हैं। इरेक्ट इमेज बनी है, यहां पर इन्वर्टेड बन रही थी अभी तक, वैसी नहीं बनी है। यहां पर इरेक्ट इमेज बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, लेकिन वर्चुअल बनी है इस केस में। हम जितना पास ले आए हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है। देखिए इरेक्ट इमेज है, सीधी दिखाई दे रही है। और वर्चुअल इमेज बन रही है, क्यों, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट, मतलब कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके फिर इंटरसेक्ट करवाया है, तो ये एक वर्चुअल इमेज है। तो यहां पर क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड एनलार्ज इमेज यहां पर बनी है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगी, देखिए कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि कोई भी इमेज रियल नहीं बनेगी। किस लिए नहीं बनेगी स्टूडेंट, The same method can be used to draw ray diagrams for a convex mirror here. However, no matter where the object is, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को आप रख लीजिए, डिस्टेंस कितना भी हो उसका, we get an image that is always virtual, जो कि वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी और डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटी इमेज ही यहाँ पर हमें मिलेगी बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। फोकस जो होता है वो अदर साइड पे होता है, इस वजह से इसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। थोड़ा सा इसका रिव्यू देख लीजिए अब आप। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा है। कनकेव मिरर में स्मॉल भी बन सकती है आपकी इमेज, लार्ज भी बन सकती है। जितनी ज्यादा वो नजदीक जाती जाएगी उतनी ही इमेज उसकी लार्ज होती जाएगी, और जितनी दूर होगी वो उतनी ही स्मॉल इमेज उसकी हमें बनी हुई दिखाई देगी। ये इरेक्ट भी हो सकती है और आपकी जो है अपराइट इन्वर्टेड भी हो सकती है, मतलब कि उल्टी इमेज भी दिखाई दे सकती है और सीधी इमेज भी यहाँ पर दिखाई देती है। रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। जितनी ज्यादा नजदीक जाएगी वो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। जब आपके मिरर के बिल्कुल पास एक ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी और वो इमेज इरेक्ट बनेगी, अदरवाइज इसमें सारी इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, स्मॉलर बनती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर इमेज बनती है, मतलब कि ये कौन सी इमेज है आपकी, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है, मतलब कि हमेशा अपराइट सीधी ही दिखाई देगी। तो ये इसके आपके सारे के रिजल्ट थे कि भाई इस तरह से इमेज यहां पर बन रही है। तो यहां पर जो है ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है ए बी, उसके बाद सेम फॉर्मूला सेम ही लगेगा। जब आप इसको पैरेलल रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये क्या होती है, डाइवर्स होती है। डाइवर्स होने के बाद इसको पीछे एक्सटेंड किया जाता है। दूसरा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये पास होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रिट्रेस करती है, मतलब कि रे ऑफ इंसिडेंस भी यही है और रे ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही है। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद जहां पर ये कट करती है वहां पर आपकी इमेज बन रही है। तो ये इमेज जो है बियॉन्ड बन रही है, मतलब कि दूसरी साइड पर बन रही है। तो दैट मीन्स ये वर्चुअल इमेज है, छोटी मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज है, एंड ये क्या है, इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बन रही है। तो यहां पर इसकी सेम जो है ऑब्जर्वेशन यहां पर दे रखी है कि बियॉन्ड सी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पीछे होगी तो क्या रिजल्ट आएंगे, सी पर होगी तब क्या आएंगे, बिटवीन सी एंड एफ होगी तो क्या आएंगे, और एफ पे होगी मतलब फोकस पे होगी तो क्या आएंगे, एंड बिटवीन एफ एंड पी होगा तो क्या आएंगे। कन्वेक्स मिरर के केस में सभी जो है रिजल्ट वो यही रहेंगे कि वर्चुअल इमेज ही बनेगी, हमेशा इरेक्ट ही बनेगी और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 5 टू स्टडी इन इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर यूजिंग अ लाइटेड कैंडल एंड अ स्क्रीन। अभी जो ऊपर आपको दिखाए गए थे ये सारे रूल्स बताए गए थे, कैसी इमेज यहां पर बन रही है वो सारी चीजें दिखाई गई थी आपको। अब यहां पर प्रॉपर जो है एक ऑब्जेक्ट लिया गया है और उससे ये कह रहे हैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। और कोई भी एक्सपेरिमेंट साइंस में होता है स्टूडेंट, वो बिना टीचर के नहीं किया जाता है, टीचर ही आपको परफॉर्म करके वो एक्सपेरिमेंट दिखाती है और विद द परमिशन ऑफ टीचर ही आप वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टेक अ कनकेव मिरर, आपको एक कनकेव मिरर लेना है, एक स्मॉल कैंडल लेनी है जिसके नीचे एक प्लेट होनी चाहिए बिकॉज आपको लाइट अप करनी है वो कैंडल, एंड अ थिक पेपर शीट लेनी है आपको। थिक पेपर शीट जैसे कि चार्ट पेपर वगैरह होते हैं वैसे उस तरह की आपको शीट लेनी है जो कि एक स्क्रीन का काम करेगी। मोल्डिंग क्ले स्टैंड टू होल्ड दी मिरर एंड कैंडल इन अ वर्टिकल पोजीशन। आपको या तो मोल्डिंग क्ले लेनी है या फिर एक स्टैंड लेना है ऐसा जिसमें कि मिरर जो है वो वर्टिकली वहां पर फिट हो जाए। इस तरह का स्टैंड होगा ये स्टूडेंट, आपकी बुक में थोड़ा सा ब्लड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस तरह का स्टैंड होगा जिसमें कि कनकेव मिरर फिट हो जाए। यहाँ पर लाइटेड कैंडल ली है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगी और पीछे जो है वो चार्ट पेपर लगा दिया गया है, जो पेपर थिक पेपर आपने लिया है जो कि स्क्रीन का काम करेगा। अब आपको अलग अलग डिस्टेंस पे ये कैंडल लगा के देखनी है, जैसे कि हमने ये समझ रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी काफी दूर जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ही इमेज बन रही है आपकी, और ये काफी छोटी इमेज बन रही है। जितना आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आएंगे उतनी ही इमेज आपकी बड़ी होती जाएगी। अब जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज जस्ट उसके ऑपोजिट ही बन रही है वहां पर और सेम साइज की बन रही है। तो यही सब एक्सपेरिमेंट आप कैंडल के साथ करेंगे। देन उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस
फोकस के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बियॉन्ड बन रही है और काफी बड़ी इमेज बन रही है, रियल इमेज है ये। देन उसके बाद जब आपने फोकस पे उसको रखा ऑब्जेक्ट को, तो आपकी इमेज जो बन रही है वो इंफिनिटी पॉइंट पे बनेगी। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन आ गई थी यहां पर। देन उसके बाद जब आपने बहुत ही नियर रखा है उसे मिरर के, जब जो ऑब्जेक्ट है आपका मिरर के काफी नजदीक रखा है, तो उसकी ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो दैट मीन्स रियल इमेज नहीं बनेगी। ये बियॉन्ड दी आपके मिरर के पीछे जाकर जब इसे इंटरसेक्ट करवाया जाएगा तो आपकी इमेज बहुत ही मैग्निफाइड बन रही है, मतलब बड़ी इमेज बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बन रही है, एंड वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल एंड रियल दोनों इमेज बनती हैं। इरेक्ट एंड जो आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है दोनों बनती है, मतलब सीधी भी बनती है और उल्टी भी बनती है। मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड दोनों टाइप की इमेज यहां पर बनती है। तो जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर ये थोड़ी दूरी पे है, तो इसकी इमेज जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है आपको, जो कि बड़ी है इमेज। जितना इसको नजदीक लाते जाएंगे आप मिरर के, उतनी ही इमेज जो है बड़ी होती जाएगी। और ये रियल इमेज है। किस लिए रियल है? क्योंकि ये चार्ट पेपर पे जो आपने लगा रखा है, जो स्क्रीन का काम कर रहा है, उस पर बन रही है। अब ये लास्ट इमेज जो है, जो कि आप कैंडल को बिल्कुल ही नजदीक ले आए हैं जब कनकेव मिरर के, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज है आपको मिरर के उधर दिखाई दे रही है, जो कि बड़ी है, मतलब काफी मैग्निफाइड इमेज है। और ये रियल नहीं है क्योंकि ये चार्ट पेपर पर, स्क्रीन पर नहीं बनेगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मिरर एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आपको स्क्रीन कभी नहीं लगानी है, अदरवाइज स्क्रीन क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, उससे रेज आने ही नहीं देंगी मिरर तक। तो इससे क्या होगा? इमेज बनेगी ही नहीं। तो इसमें यही बता रखा है, मेक श्योर दैट द स्क्रीन डजंट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। नाउ मूव द कैंडल फर्स्ट टुवर्ड्स द मिरर एंड देन अवे फ्रॉम द मिरर। ये सब केस हमने देख लिए हैं कि जब हम कैंडल को ज्यादा नजदीक लेके आएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, जितना हम कैंडल को दूर ले जाते जाएंगे उतनी ही इमेज छोटी होती जाएगी एंड वो जो है रियल इमेज बनेगी यहाँ पर। तो ये कनकेव लेंस की बात हो रही है अभी यहाँ पर। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? इसमें रियल इमेज भी बन रही है। जितना ज्यादा आप उसको दूर लेके जाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तो रियल इमेज कैसी बनेगी? बहुत ही छोटी बनेगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। जब आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले आएंगे तो इमेज जो है वो आपकी और भी ज्यादा बड़ी बनेगी। देन उसके बाद जब आप फोकस पे ले आएंगे तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगी। इतनी बड़ी इमेज यहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं। देन आप फोकस एंड पोल के बीच में जब अपने ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो इमेज आपकी मैग्निफाइड बन रही है, मतलब काफी बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, लेकिन वो वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इसमें यही चीजें बतानी है आपको कि इमेज जो है वो रियल है, वर्चुअल है, स्मॉल है, लार्जर है। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको एक टेबुलर फॉर्म में लिखनी है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द कनकेव मिरर? जब बहुत ज्यादा क्लोज होगी कैंडल कनकेव मिरर के तो इमेज जो है स्क्रीन पर नहीं बनेगी, उसकी इमेज जो है वर्चुअल इमेज बनेगी सिर्फ, जो हमने ये लास्ट केस देखा था। इसमें इमेज जब बहुत ही ज्यादा नजदीक है आपके मिरर के तो यहां पर इंटरसेक्ट ये लाइंस नहीं करेंगी। ये लाइन जो है बियॉन्ड दी मिरर ही इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसकी इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड दी मिरर बन रही है। दैट मींस वो स्क्रीन पर नहीं बनेगी और ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज कहलाई जाती है। What happens when you replace the concave mirror by a convex mirror? जब आप कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर से रिप्लेस कर देंगे तो उसमें कैसी इमेज बनेगी? उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है जो कन्वेक्स मिरर होता है। इरेक्ट इमेज बनती है और स्मॉलर बनती है, जो कि आपका ऑब्जेक्ट होता है उससे हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी कन्वेक्स मिरर में। तो ये ऑब्जर्वेशन इसकी आई है। कनकेव मिरर में स्मॉल एंड लार्ज दोनों बन सकती है, रियल एंड वर्चुअल दोनों बन सकती है, इरेक्ट एंड आपकी इन्वर्टेड दोनों बन सकती हैं। इसमें कन्वेक्स में स्मॉलर, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी इसमें इमेज। तो ये चीजें थी आपकी जो नोट डाउन करने की चीजें थी। अब सेकंड चीज स्टूडेंट, आपके डीएवी क्लास में अभी ये नहीं आया है, एनसीईआरटी की बुक में ये चीज है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। तो लेंस और मिरर में क्या फर्क होता है स्टूडेंट? अब कईयों ने कहा कि कन्वेक्स जो लेंस होता है मैम उसमें तो हमेशा ऐसी इमेज नहीं बनती, उसमें तो रियल इमेज भी बनती है। तो यस, बिल्कुल बनती है रियल इमेज, क्योंकि लेंस में और मिरर में डिफरेंस होता है स्टूडेंट। मिरर क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन करता है। अब मिरर के ऊपर कोई भी जब रे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, उसे बाउंस बैक कर देता है, तो उसे वो है आपका मिरर का काम। लेकिन लेंस क्या करता है? जो कि जैसे कि आपका कन्वेक्स लेंस है या आपका कनकेव लेंस है, ये लेंस में क्या होती है, जब रे ऑफ लाइट यहां से पड़ती है तो वो क्या करती है, वो आगे जाके इससे पास कर जाती है, लेंस से पास करती है वो रे, इसलिए इसमें इमेज जो है वो डिफरेंट बनती है एज कंपेयर टू मिरर के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको लेंस और मिरर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आ गया है प्रैक्टिकल यूज ऑफ मिरर। अब प्रैक्टिकल मतलब डे टू डे लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं मिरर्स को। वी ऑफन पुट कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर टू अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स एज हेड मिरर्स। दे हैव दिस मिरर स्ट्रैप्ड ऑन देयर हेड। लाइट फ्रॉम अ लैम्प इज मेड टू फॉल ऑन अ मिरर दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट गेट फोकस टू द थ्रोट और ईयर ऑफ द पेशेंट। द डॉक्टर इज देन एबल टू एग्जामिन दैट पार्ट क्लियरली।
स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, जो कि ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर होते हैं, वो ऐसा कनकेव मिरर यूज करते हैं टू एग्जामाइन देयर पेशेंट, और इस तरह के हेडबैंड की हेल्प से वो इसको पहनते हैं। तो अब ये कैसे काम करता है, यहां पर देखिए एक लैंप होता है, जहां पर पेशेंट होता है उसके पास एक लैंप होता है, उस लैंप से रेज जो है वो कहां पर गिरती हैं, कनकेव लेंस पर, कनकेव मिरर पर गिरती हैं। और कनकेव मिरर का काम क्या होता है, जितनी भी रेज कनकेव मिरर पर गिरेंगी, जो इस टाइप का होता है, इनवर्ड होता है, तो उसमें क्या है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर वो कहां पर आती है, सारी फोकस पर आती है। जब पैरेलल लाइन यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती हैं, तो वो सब कहां मीट करती हैं, फोकस पर आकर मीट करती हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके रूल्स में। तो यहां पर ये सारी की सारी जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर फोकस पे आएंगी, कन्वर्स हो जाएंगी यहां पर, जिससे क्या होगा, डॉक्टर को इजीली अपना जो भी पॉइंट उन्होंने देखना है, चाहे ईयर है, थ्रोट है, नोज है, तो उसमें वो क्लियर पिक्चर उसकी देख सकते हैं। दैट्स वाई वो यहां पर कनकेव मिरर यूज करते हैं। तरह से जैसे सारी रेज जो है वो फोकस्ड होती हैं एक पॉइंट पर, तो डॉक्टर इजीली एग्जामाइन कर पाता है अपने पेशेंट का, थ्रोट है, ईयर है, नोज है, जो भी चीज उन्हें एग्जामाइन करनी है वो क्लियरली कर पाते हैं। डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कनकेव मिरर टू गेट अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द टीथ। अब डेंटिस्ट के पास भी क्या होता है, एक छोटा सा मिरर होता है गोल सा, आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास, जब वो आपके टीथ को जो है एग्जामाइन कर रहे होते हैं, तो वो भी कनकेव मिरर होता है, सो दैट कि वो एक बिग पिक्चर मैग्निफाइड इमेज देख सके टीथ की, ताकि उन्हें पता लग सके कि टीथ में क्या दिक्कत हो रही है और उस अकॉर्डिंग वो उसका ट्रीटमेंट कर सके। कनकेव मिरर ऑल्सो सर्व एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट इन टॉर्चेस। टॉर्चेस के अंदर भी कनकेव मिरर्स होते हैं, जो कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये टॉर्च है, तो ये वाला बाहर वाला पार्ट नहीं बात हो रही है यहाँ पर, जो टॉर्च के इस तरह से जब आप इसका डायग्राम देखेंगे टॉर्च का, तो ये वाला जो पार्ट होता है टॉर्च का, जो अंदर वाला पार्ट होता है सिल्वर, वो कनकेव मिरर से बना हुआ होता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, ये है इसका कनकेव सरफेस, ये कनकेव मिरर से बना हुआ है। Convex mirrors serve as a good rear view mirror in motor vehicles. They help the drivers to see the traffic behind them over a wide range of view. तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस जो होता है मोटर व्हीकल्स में होता है, जो क्या करता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसमें आपको ट्रैफिक जो है वो पता लग जाता है। जैसे कि आपकी कार्स वगैरह में जो मिरर लगा होता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर, ताकि आपको पीछे वाली गाड़ियां, पीछे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो इजीली आपको दिख सके और आप अपनी सेफ्टी से गाड़ी चला सके। तो इसमें ड्राइवर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। कन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, मतलब कि डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, एंड वर्चुअल इमेज बनाता है, एंड इरेक्ट इमेज होती है उसमें। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, इमेज बनाता है मतलब कि अपराइट इमेज बनाता है, जैसे कि इसमें व्हीकल जो है बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि कार के टायर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कनकेव मिरर के केस में इमेजेस इन्वर्टेड भी बनती हैं, तो इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है, इसीलिए कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है आपके मोटर व्हीकल्स में। You might have seen eye specialist using a special instrument called the ophthalmoscope। क्या होता है, जो आई स्पेशलिस्ट यूज करते हैं आईज के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ऑप्थेल्मोस्कोप, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ आईज, मतलब आईज के डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑप्थेल्मोस्कोप बोला जाता है। इट इज फिटेड विद अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर से फिटेड होता है, हैविंग अ स्मॉल होल नियर इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर में एक स्मॉल होल होता है। द कनकेव मिरर हेल्प्स द डॉक्टर टू डायरेक्ट अ लाइट बीम ऑफ लाइट इनटू द पेशेंट्स आई एंड सी हिज और हर रेटिना क्लियरली थ्रू दी होल इन द मिरर। तो ये बिल्कुल इसका प्रोसीजर देखा था कि हाउ इट वर्क्स, जो कि ईएनटी डॉक्टर यूज करते हैं हेड मिरर, उसी तरह से ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है वो आई डॉक्टर यूज करते हैं। दोनों में बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा कि लाइट्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर जो है एक फोकस पर गिरती हैं, जिससे कि वो इजीली चेक कर पाते हैं, जो पेशेंट होता है उसकी रेटिना को इजीली देख पाते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड टेलीस्कोप्स फॉर व्यूइंग डिस्टेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स। टेलीस्कोप किस लिए यूज किया जाता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स हो गए, इन सबको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किया जाता है। Telescopes are made by either convex lens or suitably shaped concave mirror. Telescopes are made by using either convex lens यूज किया जाता है, और suitably shaped curved mirror, या फिर suitably shaped curved mirror यूज किया जाता है यहाँ पर। Of the two, telescopes made by using mirrors are better in several respects. Curved mirrors are therefore used in designing large reflector type telescopes. कर्व मिरर क्यों यूज किए जाते हैं लार्ज रिफ्रैक्टर टाइप टेलीस्कोप में, टू बेंड दी लाइट को बेंड करने के लिए, ताकि वो चीज क्लियरली दिखाई दे सके। पीपल नीड प्लेन मिरर व्हाइल ड्रेसिंग अप, कॉम्बिंग दी हेयर, शेविंग दी बियर्ड एंड सो ऑन। जो लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, वो प्लेन मिरर को डेली यूज में यूज करते हैं, ड्रेसिंग अप होने के लिए, हेयर कॉम्ब करने के लिए। एज वी ऑलरेडी नो दैट द प्लेन मिरर्स आर यूज इन दी कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप हमने पहले ऊपर पढ़ लिया है, कैलिडोस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज होता है, जिसमें कलरफुल चीजें हमें दिखाई देती हैं। कलरफुल वो एक टॉय के टाइप का होता है। सिमिलरली
प्लेन मिरर्स आर ऑल्सो यूज इन डिजाइनिंग साइंटिफिक मीटर्स बनाने में भी प्लेन मिरर यूज किए जाते हैं। एंड द पेरिस्कोप के लिए भी यूज किया जाता है। द पेरिस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस दैट एनेबल अस टू सी ओवरहेड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन द रेंज ऑफ अवर साइट। ये होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पाए, जो हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं या फिर उनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो पेरिस्कोप उसमें हमारी हेल्प करता है। पेरिस्कोप जैसे कि यहाँ पर सबमरीन का पेरिस्कोप दिखाया गया है। सबमरीन क्या होती है? अंडर द वाटर चलती है, उसको आसपास की चीजें देखनी है फॉर द सेफ्टी रीजन, तो वो किसकी हेल्प से देख पाती है? पेरिस्कोप की हेल्प से देख पाती है। अब हम देखते हैं वर्क कैसे करता है। पेरिस्कोप जो होता है वो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये देखिए स्टूडेंट, आपको ये वाला पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा था जो इसका फ्रंट पार्ट था। यहाँ पर जैसे कि ऑब्जेक्ट है, हमें ये पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह का बना हुआ है। और यहाँ पर प्लेन मिरर्स का यूज किया गया है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर लगाए गए हैं। वो किस लिए लगाए गए हैं? ताकि रे जब उन पर गिरती है, ये ऑब्जेक्ट है, जब इसकी रेज इस मिरर पर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी इस दूसरे मिरर की हेल्प से, एंड देन वो चीज हम देख पाएंगे। तो इसी ये होता है पेरिस्कोप कैसे काम करता है। और पेरिस्कोप किस लिए यूज किया जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पेरिस्कोप यूज किया जाता है जो आसपास की चीजें उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए। ये होता है पेरिस्कोप, जो कि एक तरह का डिवाइस होता है जिससे कि हम वो चीज देख पाते हैं जो हम डायरेक्टली अपने साइड से नहीं देख पा रहे हैं। ओवरहेडेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सबमरीन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उससे आसपास की चीजें वहां पे दिखाई दे सकती है हमें पेरिस्कोप की हेल्प से। तो ये चैप्टर स्टूडेंट आपका फिनिश हो गया है। ये आ गए हैं आपके कीवर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, जिससे कि आपके चैप्टर की पूरी समरी आपको यहां से मिल जाती है।